हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH41 मालिका प्रेग्नेंट है। अब तक हमने देखा आरव अपने आंखों से पट्टी खोलता है और सीधे सड़क के किनारे चलने लगता है। वो अपने घर नहीं जाता। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पार्क नजर आता है। वो उस पार्क में एक बेंच के नीचे उससे टिक कर बैठ जाता है। उसके आंखों से आंसू के कुछ बूंद उसके गालों पर गिर जाती है। तभी वहां तेज बारिश होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात भी इन दोनों के बिछड़ने से दुखी है। आरव ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाता है। उसके चिल्लान की आवाज ऐसी थी जैसे कि कई सारे बादल अपनी पूरी वेग से एक दूसरे से टकरा रहे हो। अब आगे। तभी आरव को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। आरव सतर्क हो जाता है और पीछे मुड़ता है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हट था और गुस्से में भी। वो जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान पर वार करना चाहा कि तभी वो इंसान आरव के सीने से लग जाता है। आरव को एहसास होता है कि वो कोई लड़की है। वो एक पल को तो स्टैच्यू सा बनकर वही खड़ा रहता है, पर अगले ही पल वो अपने होश में आता है और उस लड़की को खुद से दूर धक्का दे देता है, जिससे वो लड़की कुछ दूर जाकर रुकती है। ये कोई और नहीं, छाया ही थी। पर फिर वो पलक झपकते ही आरव के पास आ जाती है। आरव चौंक जाता है और कहता है, तुम इतनी फास्ट मेरे पास कैसे आ गई? ये कैसे किया तुमने? छाया आरव का हाथ पकड़ कर कहती है, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर मुझे 10 गुना ज्यादा शक्ति और पावर है। तभी आरव की नजर छाया की आंखों पर जाती है। वो देखता कि उसकी आंखें चमक रही है। वो हैरानी से पूछता है, तुम्हारी आंखें चमक रही है? छाया हंसते हुए कहती है, तुम्हारी भी। सौर्य। आरव चौंकते हुए कहता है, क्या मेरी आंखें भी? छाया कहती है, हाँ सौर्य, बिल्कुल। आरव कहता है, कौन सौर्य? छाया कहती है, तुम और कौन? चलो मेरे साथ। आरव कहता है, पर कहाँ? और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं नहीं जानता तुम्हें, और मेरा नाम आरव है। छाया कहती है, पर मैं जानती हूँ तुमसे। तुम भूल चुके हो मुझे। पर ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, क्या तुम उनके बारे में जानना नहीं चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है? आरव कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। छाया कहती है, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिससे तुम मेरे मन की बातों को भी सुन सकते हो। तुम मेरे मन में झांक कर देख सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारे दादाजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सौर्य। आरव कहता है, ठीक है चलो, पर मेरा नाम आरव है। छाया कुछ नहीं कहती, वो बस स्माइल करती है। इधर मालिका अपना सर बेड से टिकाए वैसे ही नीचे बैठी हुई थी। वो बार बार खुद को समझा रही थी कि आरव के जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी उसके और आरव के बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का ही रिश्ता था बस। पर फिर भी उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था, और उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रात के न जाने किस पहर उसे वैसे ही नींद के आगोश में चली जाती है। सुबह का वक्त। मालिका अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। वो खुद से ही कहती है, मालिका, मालिका रजवंश हूँ मैं। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट लड़के के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए और मेरे आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे आसपास के लोग मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझे आर्प के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब बोल वो खुद को रेडी करती है और अपने पुराने एटीट्यूड में कमरे से बाहर निकल जाती है। इसी तरह एक वीक निकल जाता है। इस बीच ना मलिक आरव से मिलने की कोशिश करती है और नहीं आरव का कुछ पता चलता है। सुबह के करीब 8 बजे फॉर्म हाउस में मलिक अपने कमरे से रेडी होकर नीचे आती है। जैसे ही हाल में आती है उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वह चक्कर खाकर जैसे गिरने वाली होती है। वैसे ही सिया जो मल्लिका के ठीक कुछ दूर पर खड़ी थी वह दौड़कर मल्लिका को थाम लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। मल्लिका सिया के हाथों में झूल जाती है। सिया मलिक की ओर देखती है। मल्लिका बेहोश हो चुकी थी। सिया जल्दी से सीबी को आवाज लगाती है। सिबी दौड़ते हुए मल्लिका के पास आती है और दोनों संभालते
हुए मलिक को वही सोफे पर लिटा देते हैं। सिया सीबी से कहती है जाओ जाकर मेरी बॉक्स लेकर आओ। सीबी कहती है जी मैं अभी लेकर आए और वह दौड़ते हुए सिया का बॉक्स लेने चली जाती है। सिया मलिक के हाथों की नस चेक करती है, उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ जाते हैं। तभी सीबी वहां सिया का मेडिकल बॉक्स लेकर आती है और सिया से कहती है दी बोस ठीक तो है ना? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? आज से पहले तो ऐसे कभी बेहोश नहीं हुई। सिया करती है सिबी तू शांत रहेगी, मैं चेक कर रही हूं ना। कुछ देर में सिया के चेहरे पर एक खुशी, एक स्माइल दिखने लगती है, जिसे देख सीबी कहती है दी आप हंस क्यों रहे हो? यहाँ बॉस बेहोश है और आप स्माइल कर रही हैं। सिया करती है बेवकूफ खुशी की तो बात है। सीबी कहती है क्या मतलब दी? बॉस कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है ना? सिया कहती है हाँ बिल्कुल तू सही सोच रही है। सीबी उठकर कदमें उछलने लगती है और खुश होते हुए कहती है अरे वाह दी, मतलब ऐसा कोई आने वाला है जो हमारे बॉस का भी बॉस होगा। दी हम उसे अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे और फिर देखना हम बॉस से कैसे बदला लेंगे, बहुत मजा आएगा। वे दोनों खुश होते हुए एक दूसरे से बात करने में बिजी थी कि तभी उनके कानों में मालिका की कड़क आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है यहाँ? और किस बात का बदला लेना है तुम लोगों को मुझसे? ये सुन सिया और सीबी दोनों बर्फ सा जम जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि अब क्या किया जाए। तभी मालिका सोफे पर आराम से बैठते हुए कहती है सिया क्या हुआ है मुझे? सिया और सीबी दोनों मालिका की ओर मुड़ती है और मालिका के पैर के पास बैठते हुए कहती है बॉस एक गुड न्यूज है। मालिका कहती है क्या है बताओ मुझे। सीबी अपना सर मालिका के गोद में रखते हुए कहती है बॉस मैं मासी बनने वाली हूँ और आप बॉस से मम्मा बनने वाली हैं। मालिका ये सुन सिया की तरफ चौंकते हुए देखती है तो सिया अपना गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है जी बॉस, अब हमारे बीच कोई बहुत छोटा मेहमान आने वाला है जो आपसे बिल्कुल नहीं डरेगा, बल्कि आपको अपने पीछे दौड़ाएगा या दौड़ाएगी। हम बहुत मजे करेंगे। सीबी कहती है हाँ मेरा बस चले तो मैं उसे अभी के अभी बॉस के पेट से बाहर निकल लूं। सिया उसके माथे पर चपेट लगाते हुए कहती चुप कर पागल, कुछ भी बोलती है। मलिका जब ये सुनती है कि वो माँ बनने वाली है तो उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है और उसके आंख से एक बूंद आंसू छलक कर मालिका के गाल पर गिर जाते हैं। वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और खुद को देखने लगती है और फिर अपने पेट पर हाथ रख कहती है मेरा बच्चा, फाइनली तुम आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करेगी। तुम्हारे अलावा तुम्हारी मम्मा का कोई भी अपना नहीं है। तभी उसके दिमाग में आरव का ख्याल आता है और वो वार्डरोब खोल उसमें से एक शर्ट निकालती है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है चेरी, तुमने अपना काम कर दिया, पर तुम्हें इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अच्छा हुआ जो हम अलग हो गए। अगर तुम्हें मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन होता, पर तुम चिंता मत करो। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हारे पैसे तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। इधर एक बड़े से लैब के अंदर आरव बेड पर लेटा हुआ था। उसके चारों ओर ढेर सारी मशीनें लगी हुई थी। तभी वहां विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं। उन्हें देख छाया जो आरव के साइड में चेयर पर बैठी हुई थी, वो खड़ी होती है और विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहती है दादाजी आप यहाँ आइए ना, बैठिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं तुम बैठो बेटा, मैं बस अपने पोते को देखने आया हूँ, इसे अब तक होश नहीं आया है। छाया कहती है दादाजी सब ठीक है, ये अपनी यादाश्त को रिकॉल कर रहा है, इसे सब कुछ याद आ जाएगा, पर उसके बाद ये अपने इन 3 सालों को भूल जाएगा। इसका दिमाग इसे डायरेक्ट 3 साल पहले ले जाएगा और फिर आज में वापस आ लाएगा। विश्वनाथ जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वेल डन। छाया स्माइल करती है और कहती है हाँ दादू, इसे जैसे ही होश आएगा मैं इसे इसकी शक्तियों से परिचय करवाऊंगी और फिर ये अपने दुश्मनों का सामना करने के सक्षम हो जाएगा और बहुत जल्द माया माँ हमारे पास होंगी। विश्वनाथ जी छाया के सर पर अपना हाथ रखते हैं और फिर आरव के मथे पर किस कर वहां से बाहर निकल जाते हैं।
8 महीने बाद रजवंश विला। मालिका हॉल में सोफे पर बैठी हुई एक फाइल को पढ़ रही थी और राजीव उसके सामने फाइल लेकर खड़ा था। तभी वहां ममता आती है और राजीव को डांटते हुए कहती है, क्या तुम रोज रोज फाइल की एक बंडल लेकर आ जाते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मालिका को अभी आराम की जरूरत है? ये उसका आखिरी महीना है। राजीव अपना गर्दन झुका लेता है। मालिका कहती है, माँ इसकी कोई गलती नहीं है। काम तो जरूरी है ना, आप तो जानते ही हैं मेरे कितने रिवलेस हैं। आलोक बार बार मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। ममता कहती है, मैं आज ही उसकी माँ से बात करती हूँ कि वो अपने बेटे को समझाए। उसके पास जो 40% है कहीं वो भी छीन न लिया जाए। तभी वहां पर राहुल आता है और आकर मालिका के पास बैठ जाता है। मलिका उसे देख कहती है, राहुल तुम आज अपने ऑफिस नहीं गए? राहुल कहता है, बस निकल रहा हूँ, सोचा एक बार अपनी जान और अपने बच्चे से मिलता हुआ जाओ। इटा बोल वो अपना हाथ मालिका के बेबी बम्प पर रखता है, पर तुरंत ही वो अपना हाथ हटा लेता है। ये देख मालिका के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। मालिका स्माइल करते हुए कहती है, क्या हुआ बेबी ने फिर से तुम्हें मारा? राहुल जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ कहता है, हाँ हमेशा की तरह, पर इस बार इसने बहुत जोर की लात मारी है। कोई अपने बाप को ऐसे मारता है? अभी से ही ये हाल है, पता नहीं जब ये आएगा तब क्या करेगा। ये सुन मालिका स्माइल करने लगती है और अपने मन में ही कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हें क्यों मार रहा है, क्योंकि तुम इसके पिता नहीं हो और आरव न जाने कहाँ है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तभी वहां आलिया आती है। वो मालिका और राहुल को हंसते हुए देख आग बबूला हो जाती है और राहुल को घुने लगती है। तभी ममता उसके कंधे पर हाथ रख उसे इशारों इशारों में शांत रहने को कहती है। आलिया अपने गुस्से को कंट्रोल कर हंसते हुए कहती, जय गुड मॉर्निंग दी, और फिर मालिका के बेबी बम्प पर हाथ रख कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी। कि तभी आलिया के कदम लखा जाते हैं और वो 2 कदम पीछे खिसक जाती है, पर वो एक नकली स्माइल के साथ कहती है, वो मैंने सैंडल हिल वाली पहनी है ना, मैं चली हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। मालिका हमें अपना गर्दन हिलाती है और अपने मन में कहती है, बेबी बहुत शैतान हो गया हो तुम। तभी राहुल भी कहता है, जान मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मालिका कहती है, हाँ तुम जाओ। उसके जाने के बाद मालिका राजीव से कहती है, राजीव चलो गाड़ी निकालो आज मुझे ऑफिस जाना है। ये सुन ममता उसे रोकते हुए कहती है, बेटा ऐसे में ऑफिस जाना ठीक नहीं है, तुम घर से ही सारा काम कर लो ना, और तुम्हारा ये असिस्टेंट कब काम आएगा? राजीव ये सुन अपने मन में कहता है, ये बुढ़िया तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मालिका कहती, नहीं माँ बस 1 घंटे का काम है, मेरा जाना जरूरी है, आज के बाद मैं यही रहूंगी। इटा बोल वो सोफे पर से उठ जाती है। तभी वहां सीबी आती है दौड़ते हुए और मालिका का हाथ पकड़ लेती है। मालिका उसे देख स्माइल करती है। ममता सीबी को चेतावनी देते हुए कहती है, ये लड़की मेरी बेटी का ख्याल रखना, अगर मालिका और उसके बच्चे को एक हल्की सी खरोच भी आई तो तुम्हारी इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। सीबी अपने शब्दों में चीनी घोलते हुए कहती है, मैम आप चिंता करिए, मैं अपनी जान देकर भी इनकी रक्षा करूंगी। इधर एक बड़े से विला के अंदर बहुत चहलकदमी हो रही थी। विला को बड़े ही अच्छे से सजाया जा रहा था। विला काफी बड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि विला को एक खास तरह में उजले पत्थर से बनाया गया है, जो कि दूर से ही चमक रहा था। सूर्य की किरणें इससे रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो इसे और भी मनमोहक बना रही थी। विला के बाहर तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे और उन पर तरह तरह की चिड़िया इधर से उधर उछल कूद कर रही थी। वही पेड़ पौधों के बीच एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था। वही विला के अंदर की दीवारें सुनहरे रंग की थी, जिससे वो विला सोने की तरह चमक रही थी। वहां की हर एक चीज बहुत खास और कीमती थी। ये विला इतना बड़ा प्रतीत हो रहा था जैसे कि इसमें एक पूरा गांव समा जाए। इसी विला के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक आलीशान जिम रूम बना हुआ है। उसमें एक लड़का शर्ट लेस होकर जिम कर रहा होता है। उसने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहन रखा है। उसकी बॉडी लोहे की तरह कठोर नजर आ रही है और उसके ऊपर पसीने की बूंदें जो खिड़की से आते हुए हल्की हल्की धूप से किसी सुनहरे मोती की तरह चमक रही थी। इस वक्त अगर कोई भी लड़की या कोई अप्सरा ही क्यों न देख ले, वो उसे पाने की चाह में पागल हो जाए।
इस वक्त उसका सिर्फ बैक ही दिख रहा था। वो इस वक्त वॉकिंग मशीन पर फुल स्पीड में चल रहा था कि तभी वहां छाया आती है और एक प्यारी सी आवाज में बोलती है, सौर्य, कितना एक्सरसाइज करोगे, अब बस भी करो। तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है। उसके बालों से पसीने के बूंद टपक रहे थे। छाया उसे ऐसे देख और कुछ बोल ही नहीं पाती। वो तो उसके ब्रॉड चेस्ट और उसके पैक देखने में खुशी जाती है। ये कोई और नहीं, हमारा आरव है। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए छाया के पास आता है और कहता है, छाया, तुम भी किया करो जिम। देखो मेरी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है। देखो तुम्हारी पलकें भी नहीं झपक रही है। आरव के मुंह से ऐसी बात सुन छाया थोड़ी सकपका सी जाती है। उसका फेस रेड हो जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी है। तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे। आरव ये सुन छाया को छेते हुए कहता है, अच्छा, दिखाओ जरा। इटा बोल वो छाया के ब्लैक कोट को उतारने लगता है। छाया ये देख सुन सी हो जाती है और आरव को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। आरव छाया के मन में चल रही बातों को सुन लेता है और वो छाया के नाक को पिंच कर उससे दूर हो जाता है। छाया उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है, क्या हुआ सौर्य, पीछे क्यों हट गए। सौर्य उर्फ आरव उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, छाया तुम मेरे सबसे करीब हो, मेरी बचपन की दोस्त हो, मेरी जान हो, पर तुम जो चाहती हो मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। इसलिए ये सब फालतू चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। छाया कहती है, तुम मुझे सिर्फ अपनी दोस्त मानते हो सौर्य, पर तुम मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। इटा बोल वो आरव से अपना मुंह फेर लेती है और वहां से बाहर निकलते हुए कहती है, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। आज दादू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं, याद है ना। आरव उर्फ सौर्य उसे फिर से छेते हुए कहता है, बस 5 मिनट मेरी जान, मैं तुरंत आया। छाया अपना सर ना में हिलाती है और वहां से चली जाती है। इधर मालिका की गाड़ी उसके फार्म हाउस पर आकर रुकती है। राजीव मालिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। मालिका गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके पीछे सीबी भी बाहर आती है। वहां के सारे गार्ड्स मालिका को सैल्यूट करते हैं। मालिका सीधे अंदर जाती है। उसे हॉल में ही सिया बैठी नजर आती है। सिया जल्दी से उठकर मलिका के पास जाती है और कहती है, बॉस आप ठीक है। मलिका हमें अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें कुछ पता चला। सिया कहती है, बॉस आप चलिए मेरे साथ खुद ही देख लीजिए। मालिका हमें अपनी गर्दन हिलाती है और सिया के साथ चल देती है। कुछ ही देर में सब एक बहुत बड़े कमरे में इंटर करते हैं। वो एक लैब जैसा लग रहा था। सिया मालिका से कहती है, बॉस, जब से आप प्रेग्नेंट हुई है तब से आपका दिमाग एक आम इंसान से ज्यादा काम कर रहा है। कोई भी आम इंसान के लिए यह संभव नहीं है कि वह सिर्फ 8 महीने में पूरे मेडिकल की जानकारी ले ले। इतना ही नहीं बल्कि वह वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन बन जाए। आप अपने अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। मल्लिका कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ कि मेरे अंदर पहले से ज्यादा ताकत आ गई है और मेरी आंखें चमकने लगी है। मैं जब भी गुस्सा होती हूँ या फ्रस्ट्रेटेड होती है मेरी आंखें चमकने लगती है। क्या यह सब मेरे बच्चे के वजह से हो रहा है। सिया कहती है, जी बॉस मुझे यही लगता है। इसके जन्म के बाद यह कंफर्म हो जाएगा। मल्लिका कहती है, अच्छा तो इसी वजह से सब मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है? पर कब? सिया कहती है, बॉस अब यह देखिए। इतना बोल वह मल्लिका को एक रिपोर्ट देती है। मल्लिका उस रिपोर्ट को पढ़ती है। वह उस रिपोर्ट को देखकर चौंक जाती है और कहती है, क्या है ये? इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर ऐसे दवाइयां या फिर ड्रग्स मौजूद है जिससे कि मेरा बेबी साधारण बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट और शक्तिशाली होगा। सिया कहती है, जी बॉस, जैसा कि आपने बताया था कि वो आपकी बातों को समझता है और आपकी बातों को सुनन रिएक्ट करता है, बल्कि वो अपने दुश्मनों को भी पहचानता है। तो ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारी शक्तियां हैं। पर ये सब कैसे और कब हुआ? वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। मालिका का हाथ अपने पेट पर चला जाता है और वो बोलती है, बेबी प्लस रिलैक्स, मुम्मा को पेन हो रहा है। उसके एटा बोलते ही उसका पेन कम हो जाता है। मलिका कहती है, सिया हमें हॉस्पिटल चलना होगा, वक्त हो गया है। ये अब बाहर आना चाहता है क्योंकि मुझे पहले कभी एटा दर्द नहीं हुआ। सिया हमें गर्दन हिलाती है। मलिका राजीव से कहती है,
राजीव, तुम हॉस्पिटल के चारों ओर हमारे गार्ड्स को तैनात कर दो। मैं अब जान गई हूं कि उन्हें मेरा बच्चा क्यों चाहिए। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ममता, राहुल और आलिया, इन तीनों को कैद कर लो। कुछ भी हो जाए उन्हें छोड़ना। रजिव कहता है, जी बॉस, आप चिंता मत करिए। कुछ ही देर में वे सब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे गार्ड्स की एक वैन और भी चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ियों को कुछ गाड़ियां ओवरटेक कर लेती है। ये देख सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। एक तो उनकी बॉस अभी कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं थी। मालिका को लेबर पेन होना शुरू हो गया था। राजीव सबको गैर करते हुए कहता है, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। इटा बोल वो खुद गाड़ी से उतरने लगता है। मालिका उसे रोकते हुए बोलती है, राजीव, कुछ भी जो जाए झुकना नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा। जाकर पूछो कि उन्हें हमसे क्या चाहिए। राजीव हमें अपना गर्दन हिलाता है और गाड़ी से उतर जाता है। इधर सीबी और सिया दोनों ही अपने अपने गन लेकर मालिका के दोनों साइड बैठे थे। मालिका अपना हाथ अपने बेबी बम पर रखते हुए कहती है, बेबी आप चिंता मत करो, मम्मा है न, सबके छिके छू देगी। राजीव उन लोगों के पास जाता है तो उसे देख उन चारों गाड़ियों का दरवाजा खुलता है और करीब 20 लोग उनमें से बाहर आते हैं और राजीव के सामने खड़े हो जाते हैं। ये देख मालिका भी अपने कार से उतरने लगती है। तभी सिया उसे रोक लेती है और कहती है, बॉस आप जाए, बाहर खतरा हो सकता है। आपके साथ हमारे छोटे बॉस भी है। मालिका कहती है, सिया तुम चिंता करो, हमें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सिया कहती है, बॉस थोड़ी देर रुक जाए, राजीव को आने देते हैं। उन सब के बीच से एक आदमी बाहर निकल राजीव के पास आता है और कहता है, देखो हम तुम सबको छोड़ देंगे। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें बस तुम्हारे बॉस के पेट में पल रहे बच्चे को दे दो। राजीव कहता है, किसने भेजा है तुम्हें? तुम लोग किसके आदमी हो? ये सुन दूसरे साइड का आदमी बोलता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, हमें बस मालिका को सौंप दो। इटा बोल वो आदमी राजीव के सर पर गन पॉइंट कर देता है, पर तभी एक गोली उस आदमी के सर के बीचों बीच जाकर लगती है। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं। गन और किसी ने नहीं, मालिका ने ही चलाया था और अब सब अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। मालिका बॉलर आवाज में राजीव से कहती है, राजीव टेक पोजीशन। राजीव भी खुद को बचाते हुए एक पिलर के पीछे छिप जाता है और फायरिंग करने लगता है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग होने लगती है। मालिका, सीबी और सिया तीनों कार का छत खोल देती है और खड़े होकर गन चलाने लगती है। तीनों के दोनों हाथ में ब्लैक मांबा पिस्टल थी। सिया और सीबी दोनों मालिका को प्रोटेक्ट कर रहे थे और मालिका सभी पे निशान लगा रही थी। मालिका के गार्ड्स भी अपनी अपनी पोजीशन लेकर फाइट कर रहे थे। उधर राजीव भी अपना पोजीशन संभाले हुए था। तभी एक गोली मालिका की ओर बती है, पर जब तक वो मालिका को छू पाती, सीबी और सिया दोनों उसे कवर कर लेते हैं, जिसके कारण गोली सिया के कंधे पर लग जाती है। मालिका ये देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अब उसकी गन चलाने की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि किसी को गोली दिखती ही नहीं। करीब 5 मिनट में वहां मालिका सभी को ढेर कर देती है, पर तभी उसके पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। मालिका अपना पेट पकड़ लेती है। सीबी और सिया दोनों ही मालिका को सीट पर आराम से बैठाती है। राजीव भी जल्दी से गाड़ी में आता है। उनके ड्राइवर को गोली लग चुकी थी, जिस वजह से राजीव ड्राइवर के सीट पर बैठता है और गाड़ी हवा के स्पीड से बढ़ाने लगता है। मालिका कहती है, राजीव जो भी हॉस्पिटल पास में हो वहां ले लो, बहुत पेन हो रहा, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। राजीव कहता है, जी बॉस आप हौसला रखिए। सीबी सारे गार्ड्स को वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें गाइड करते हुए कहती है और भी गार्ड्स बुलाने का ऑर्डर देती है और कहते हैं, जो गार्ड्स महिमा हॉस्पिटल में बॉस के सिक्योरिटी के लिए तैनात है उन्हें वापस बुला लो। तभी कार एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। हॉस्पिटल का नाम सिंह हॉस्पिटल था। ये वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक थी, पर ये मालिका का हॉस्पिटल नहीं था। मालिका को अब ब्लीडिंग होने लगती है। ये देख सभी डर जाते हैं और जल्दी जल्दी मालिका को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। वो बेहोश हो चुकी थी। इधर उसी हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जहां मालिका को ले जाया गया था, उसके 2 रूम के बाद के एक रूम में विश्वनाथ प्रताप सिंह रूम में लगे सोफे पर बैठे हुए थे और वो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं।
वो बोलते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी ओर से आवाज आता है, मालिक वो मालिका कोई साधारण लड़की नहीं है। उसमें गजब का ताकत और फुर्ती थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने मन में कहते हैं वो तो होगी ही। उसके अंदर मेरे पोते का अंश जो पल रहा है। पर फिर वो कहते हैं, जिसकी भी जान इस दौरान गई है, उसके परिवार वालों को पैसों से लाद दो। उनके वजह से अब मेरा प्रपोता या प्रपोती मेरे पास आने वाले हैं। और ये वो कॉल कट कर देते हैं। और वो एक विनिंग स्माइल करने लगते हैं। और कहते हैं, मालिका राजवंश, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पोते का यूज करके उसके बच्चे की मां बनन जाओगी? पर शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरा पोता, जिसे तुम एक साधारण गरीब आदमी समझ रही हो, वो कौन है और उसके अंदर कितनी शक्तियां है। ये जो बचा है तुम्हारे अंदर, ये हमारा खून है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के खानदान का, जिसे तुम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर मालिका को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। उसके साथ साथ सिया को भी दूसरे ऑपरेशन रूम में ले जाएगा क्योंकि उसे भी गोली लगी हुई थी। अब तक मल्लिका के गार्ड्स हॉस्पिटल के चारों तरफ फैल चुके था। इधर ममता, राहुल और आलिया को भी बंदी बना लिया गया था। करीब 2 घंटे के बाद मालिका की आंखें खुलती है, तो उसकी नजर अपने बगल में खड़ी नस पर जाती है। वो अपना हाथ अपने पेट पर रखती है, जहां उसे अपने बेबी का एहसास नहीं होता। वो अब वहां नहीं था। मालिका की आंखें नम हो जाती हैं, और वो उन्हीं आंखों से नस की ओर देखकर उससे पूछती है, सिस्टर मेरा बेबी, मेरा बच्चा कहाँ है? नस मलिक को दया भरी नजरों से देखती है और कहती है, मैम, वो आपका बच्चा सरवाइव नहीं कर सका, हम उसे नहीं बचा पाए। मलिका के कंधे पर हाथ रख नस कहती है, आप हौसला रखिए। इटा बोल नस वहां से निकल जाती है। वही ये सुन मलिक का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बड़ा सदमा लग गया हो। वह नस की बातों का समझ ही नहीं पा रही हो। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और वहां सिया, सीबी और राजीव तीनों अंदर आते हैं। तीनों के चेहरे मुरझाए हुए थे और उन तीनों की आंखों में आंसू थे। मल्लिका उन तीनों की तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ है? मेरा बच्चा कहाँ है? राजीव, सीबी, सिया, वेयर इज माई बेबी? सिया के हाथों में बैंडेज लगी हुई थी और सीबी उसे सहारा दे रही थी। वह तीनों मलिक के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मल्लिका की धड़कनें इस वक्त थम सी गई थी। उसका दिल, दिमाग, उसके कान बस एक ही शब्द सुनने के लिए बेताब हो रहे थे, वही कि उसका बच्चा बिल्कुल सही है। वह उन तीनों को घूर कर देखते हुए गुस्से से बोलती है, तुम सब कुछ बोलोगे भी? तभी सिया मालिका के हाथ को पकड़ कहती है, बॉस, हमने उससे खो दिया। मालिका उसका हाथ झटकते हुए कहती है, सिया, ये तुम कैसे कह सकती हो? उसके पास कितनी शक्तियां थी। वो बहुत स्ट्रांग है। उसे कुछ नहीं हो सकता। ये जरूर किसी की चाल है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वो जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। बेबी, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। इटा बोल वो बेड पर गिर जाती है। वो बेहोश हो चुकी थी। रजिव ये देख जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह के कमरे में एक नर्स और एक डॉक्टर आते हैं। नर्स के हाथ में एक बच्चा था। ये देख विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत खुश होते हैं और वो बिना एक पल की देरी किए नर्स से वो बच्चा ले लेते हैं और उस बच्चे को ढेर सारा प्यार करने लगते हैं। उसे जहां तहां चूमने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं, सर, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया है। ये लड़का है। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, ये मेरा खून है, मेरा वारिस। तुमने बहुत अच्छा काम किए है। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये बात कभी किसी को पता न चले। डॉक्टर कहता है, जी सर, आप बेफिक्र रहे। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और छाया अंदर आती है। उसके पीछे आरव उर्फ सौर्य भी अंदर आता है। दोनों विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में एक बेबी को देख चौंक जाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हें देख डॉक्टर को जाने का इशारा करते हो। आरव और छाया दोनों ही विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सवालिया भरी नजरों से देखने लगते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह बच्चे के माथे पर किस करते हैं। बच्चा, जो अबिक शांत था, वो अपना गला फाड़ कर रोने लगता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह बच्चे को आरव के गोद में देते हुए कहते हैं, सौर्य, आज से मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। आरव इनके तरफ सवलिया नजरों से देखते हुए उनसे पूछता है, ये किसका बच्चा है दादू? विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, इसकी माँ इसे जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी और अब इसका हमारे अलावा कोई नहीं है। आरव बच्चे की ओर देखता है। वो बच्चा जो अब तक अपना गला फाड़ रो रहा था,
वो आरव को देख बिल्कुल शांत हो जाता है और आरव को टुकुर 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 देखने लगता है। आरव भी उसके आंखों में देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे की आंखें बिल्कुल आरव की तरह ही चमक रही थी। और न जाने क्यों पर आरव की भी आंखें उस बच्चे को टच करते ही चमकने लगती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा क्यूट था। उसकी हरी हरी बड़ी आंखें जो इस वक्त किसी सितारे की तरह चमक रही थी। उसकी घनी काली पलकें, उसके चबी पिंक पिंक फुले हुए गाल, ऊपर से उसकी पिंक चेरी लिप्स। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक पल को तो आरव और छाया दोनों ही उसे देख उसमें खोसे गए थे। उसके चेहरे में ऐसा जादू था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। आरव का ध्यान उसके चेहरे से तब हटता है जब वो अपने पैरों से आरव के फेस पर मारता है, जैसे कि वो बोल रहा हो कि ऐसे मुझे घुरो। आरव दादाजी की ओर देखकर कहता है, दादू ये इसकी आंखें मेरे जैसी चमक रही हैं। दादाजी बोलते हैं, हाँ हो सकता है ये बच्चा भी तुम्हारी माँ के एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो, तुम्हारी माँ से जुड़ा हुआ हो। अच्छा हुआ जो ये हमारे हाथ आ गया, अगर किसी गलत हाथ में चला जाता तो ठीक नहीं होता। आरव कहता है, पर दादू अभी तक हमें माँ का कुछ पता नहीं चला है। दादाजी कहते हैं, आज के अनाउंसमेंट के बाद वे लोग खुद तुम तक आएंगे तुम्हें ढूंढते हुए। आरव कहता है, पता नहीं माँ किस हालत में होंगी। छाया ये सब चुपचाप देख रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस वहाँ क्या हो रहा वो समझने की कोशिश कर रही हो। वो एक नजर बच्चे को देखती है और उसे अपने गोद में लेने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा आरव को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आरव कहता है, ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहता छाया, और न जाने क्यों मुझे इसे अपने हाथों में लेकर एक अलग ही सुकून मिल रहा है। मालिका को 1 घंटे बाद होश आता है। मालिका के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कहती है, सॉरी मेरा बेबी, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर मैं जानती हूँ आप अभी भी इस दुनिया में हो। मैं आपको बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। इटा बोल वो बेड से उठने की कोशिश करती है, पर तभी सीबी और राजीव उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहता है, बॉस प्लस अभी आपके पेट में टाके लगे हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। मालिका उन्हें गुस्से से घूर कर देखती है और कहती है, नहीं मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी के अभी इस पूरे हॉस्पिटल की सीसीटीवी ला कर दो। राजीव कहता है, बॉस मैं अभी लाता हूँ, पर प्लस अभी आप कहीं जाए। इटा बोल वो एक बार सीबी की ओर देख उसे मलिका का ध्यान रखने का इशारा कर वहां से चला जाता है। तभी रूम का दरवाजा फिर से खुलता है और एक बहुत ही सुंदर लड़की अंदर एंटर करती है। उसने ब्लैक जीन्स और शर्ट के साथ ब्लैक लेदर की कोट पहनी हुई थी। उसके बाल स्ट्रेट कंधे तक थी। 5'5" हाइट, सुडौल बॉडी और गोरी स्किन। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसे देख मालिका के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो लड़की भी मालिका को ऐसे देख भावुक हो जाती है और दौड़कर मालिका के गले लग जाती है। मालिका भी उसे टाइटली पकड़ गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, राबी तू कब आई? राबी कहती है, तुम्हें क्या लगता है तू मुझे नहीं बुलाएगी, मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तू मुझे अपनी दोस्त मानती ही नहीं, इसलिए तो कुछ नहीं बताती। मालिका उससे अलग होती है और कहती है, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत थी। राबी गुस्सा करते हुए कहती है, पर फिर भी तेरे अंदर इतना घमंड है कि मुझे ऐसे वक्त में भी याद नहीं किया। मालिका अपना कान पकड़ कहती, सॉरी। राबी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कुछ बोल, मुझे सीबी ने सब बता दिया है और अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भांजा या भांजी जो भी है वो जिंदा है और हम मिलकर उसे ढूंढ ही लेंगे और दुश्मनों की खटिया खड़ी कर देंगे। मल्लिका कहती है, रावी तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ आए हो? रावी करती है, नहीं मैं अब यही रहूंगी। जब से मुझे पता चला था तू माँ बनने वाली है, मैंने अपना ट्रांसफर वापस से मुंबई में कराने के लिए जुगाड़ लगना स्टार्ट कर दिया था और अब देखो मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है तुम्हारे पास। अब तू सब मुझ पर छोड़ दे, तू पहले जल्दी से ठीक हो जा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी राजीव वहां आता है और रावी को देख उसे ग्रीट कर सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, पर उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता। मालिका गुस्से में कहती है, बहुत बहुत अच्छी प्लानिंग किया किसी ने, मुझे अभी के अभी ममता, राहुल और आलिया के पास लेकर चलो। राजीव कहता है, बोस अभी आप ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आपको अभी रेस्ट करने को कहा है।
मल्लिका गुस्से में राजीव को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा मुझे वहां जाना है, मतलब जाना है। इतना बोल वह बेड से उठने लगती है कि तभी रावी उसे संभालती और कहती है, रुक जा, मैं कुछ करती हूँ, तो यही बैठ। इटा बोल वह राजीव की ओर देखकर कहती है, राजीव जाओ, जाकर अपने बॉस के लिए एक व्हीलचेयर लेकर आओ। राजीव रावी की तरफ देखा है और फिर हमें अपने गर्दन हिला वहां से बाहर चला जाता है। वो चाहकर भी मल्लिका को नहीं रोक सकता था, क्योंकि मालिका उसकी बॉस है। मल्लिका सिया से कहती है, सिया तुम फार्म हाउस चले जाओ, वहां जाकर रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सिया रहती है, बॉस रेस्ट की जरूरत तो मुझसे ज्यादा आपको है, पर आप अभी रेस्ट नहीं कर रही है ना, तो फिर मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ? मैं भी तो उसकी मासी लगी ना, जब तक मैं उसे खोज नहीं लेती हूँ तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी मैं। और मैं आपको अकेला इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। उसके इतना कहने के बाद फिर मलिकिया और भी कोई कुछ नहीं कह पाता है सिया को। कुछ ही देर में राजीव एक व्हीलचेयर लेकर आता है। रावी उसमें मल्लिका को अच्छे से बैठाती है और उसके बाद सब वहां से निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद एक खंडहर जैसा दिखने वाले विला के बाहर कार आकर रुकती है। एक कार में से पहले सीबी और रावी बाहर निकलती है और दोनों ध्यान से संभालते हुए मलिक के व्हीलचेयर को बाहर निकालती है। वहीं दूसरी कार से राजीव और सिया बाहर निकलते हैं और सभी खंडहरनुमा विला के अंदर चल देते हैं। पूरे विला को मल्लिका के गार्ड्स ने पहले से ही घेर रखा था। सभी मलिक को देख अपनी अपनी गर्दन झुकाते हैं। वे लोग जैसे ही हाल में इंटर करते हैं, शेरा दौड़ते हुए उनके पास आता है और मलिका के सामने अपने सर झुकाकर कहता है, बॉस आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही कर दिया है, हमने उस लड़की को ऊपर रेलिंग से बांधकर लटका दिया है। इतना बोल वह मल्लिका को टैब में कुछ दिखाता है। मल्लिका के साथ सीबी, सिया, राजीव सभी टैब में देखते हैं। टैब में आलिया रेलिंग से लटकी हुई थी। उसने एक रस्सी को पकड़ रखा था और वह रस्सी छत की रेलिंग से बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आलिया अपनी पूरी हिम्मत से उस रस्सी को पकड़ रखी है। अगर वह जरा सा भी रस्सी को छोड़ती है तो सीधे नीचे जाकर गिरेगी और फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आलिया बहुत चीख और चिल्ला रही थी, प्लीज छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ, पर उसका कोई सुनने वाला नहीं था। यह देख मलिक एक तिरछी स्माइल करती है और शेरा से करती है, शेरा वह औरत कहाँ है? शेरा कहता है, बॉस वह अंधेरे कमरे में बंद है। मलिक कहती है, तो चलो वहां। मल्लिका के पीछे पीछे बाकी सब लोग भी जाने लगते हैं तो मल्लिका उन सब को रोकते हुए कहती है, तुम सब वही रुको, सिर्फ मैं जाऊंगी। इतना बोल वह शेरा की ओर देखती है और कहती है, ले चलो। तभी रावी उसे रोकते हुए कहती है, मलिक मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मल्लिका कहती है, मैंने कहा ना मैं अकेली जाऊंगी, तुम सब यही रुकोगे। इस पर कोई उसे और कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि वहां सबको पता था कि मल्लिका एक बार जो कहती है वही करती है, वो किसी की नहीं सुनती। और मलिक शेरा के साथ एक कमरे में और चली जाती है। कमरे में काफी अंधेरा था, शाम हो चुकी थी, पर मल्लिका के अंदर जाते ही एक लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, जिस कमरे का हर एक चीज लाल दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच दो लोग कुर्सी पर बंधे हुए थे, उनमें एक लड़का और एक औरत थी। यह कोई और नहीं ममता और राहुल था। मल्लिका को देख ममता और राहुल दोनों ही खुश हो जाते हैं। राहुल कहता है, जान तुम हमें बचाने आए हो ना? तभी ममता भी कहती है, बेटा मलिक तुम हमें बचाने आए हो। मल्लिका एक कृपी स्माइल देते हुए कहती है, मैं आप दोनों को बच्चा लूंगी, आप चिंता मत करिए, बस बदले में मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। ममता कहती है, बेटा जो भी सवाल पूछना है तुम घर चलकर पूछ लेना, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, और पर पहले हमें यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ बहुत डर लग रहा है। तभी शेरा चिल्लाते हुए कहता है, ये बढ़िया तुझे समझ नहीं आ रहा है, बॉस ने कहा कि उनके सवालों के जवाब दो, तो फालतू दिमाग मत चला। यह सुन कि मल्लिका ही उन सब की बॉस है, ममता और राहुल के पैरों के अंदर से जमीन खिसक जाती है। ममता और राहुल के चेहरे पर अब डर साफ साफ नजर आने लगते हैं। तभी मल्लिका अपने कड़क आवाज में कहती है, तो बताएं ममता राजवंश की, क्या मैं आपकी असली बेटी हूँ? ममता कुछ बोल पाती उससे पहले राहुल बीच में टपक पड़ता है। राहुल मल्लिका को मक्खन लगाने की कोशिश करते हुए कहता है, जान मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मुझे जाने दो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारे पति हूँ। और जानू हमारा बच्चा कहाँ है? मल्लिका शेरा के आगे अपना हाथ बढ़ाती है तो शेरा अपने पॉकेट से गन निकालकर मलिक के हाथों में रख देता है। मल्लिका गन राहुल के पैरों पर चला देती है, जिससे राहुल के मुंह से दर्द भरी चेक निकल जाती है और उसके पैरों से लगातार खून बहने लगते हैं। मल्लिका वार्निंग देते हुए कहती है, अब अगर एक शब्द के बीच में बोला ना मेरे प्यारे पतिदेव, तो गोली तुम्हारे पैर में नहीं सीधे तुम्हारे भेजे में जाकर घुसेगी।
राहुल चीखते हुए कहता है, मलिक तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। तभी मलिक गन उसके सर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है एक शब्द और राहुल मलिक के इस रूप को देख बहुत डर जाता है और अपने मुंह पर हाथ रख अपने दर्द को सहने की कोशिश करने लगता है। मलिक ममता की ओर देखते हुए कहती है, आप कुछ बोलेंगे या आपको भी गोली खानी है। ममता कहती है, बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो अपनी माँ से। मल्लिका गुस्से में ममता की ओर देखती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं एक आखिरी मौका दे रही हूं, अगर मेरे 10 गिनने तक अपने मुंह से सच सच मुझे नहीं बताया तो आप अपनी प्यारी बेटी के आखिरी दर्शन के लिए तैयार रहना। उसके इतना बोलते हैं सामने लगे बड़े से स्क्रीन पर एक लाइव फुटेज चलने लगती है जिसमें आलिया एक रस्सी को पकड़ छत से लटकी हुई थी। यह देख ममता और राहुल दोनों के होश उड़ जाते हैं। राहुल यह देख खुद को रोक नहीं पाता और चिल्लाते हुए कहता है, मलिक। मल्लिका राहुल को घूर कर एक नजर देखती और कहती है, आवाज नीचे मेरे प्यारे पतिदेव, आपको अपनी साली की बहुत फिक्र हो रही है। राहुल के चिल्लाते हुए कहता है, मंतलिका वो तुम्हारी बहन है, तुम पागल हो गई हो। ममता चीखते हुए कहती है, बेटा मलिक, मलिक प्लीज उसे छोड़ दो, वह तुम्हारी छोटी बहन है, मैंने तुम्हें पूरे 25 साल तक पाला है, कोई कमी नहीं छोड़ा, तो तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, बेटा प्लीज उसे छोड़ दो, वह तुम्हारी छोटी बहन है, उसकी कोई गलती नहीं है। मलिक कहती है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बस मुझे सच जानना है, सिर्फ सच। ममता कहती है, हाँ हाँ मैं सब सच बताती हूँ। मल्लिका कहती है, जितनी जल्दी तुम सच मुझे बताओगी कि उतनी ही जल्दी तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी। ममता कहना स्टार्ट कर देती है। ममता कहती है, मालिका तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, पर मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने तुम्हें एक माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि मेरे ससुर ने तुम्हें अपने कंपनी का सीईओ बना दिया। 25 साल पहले तुम्हें किसी ने हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गया था, तुम्हारे साथ वहां कुछ पैसे और एक लेटर भी था। तुम उस वक्त 2 साल की थी। उस लेटर में लिखा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे 30 साल से पहले करा दी जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वह लोग मुझे फिर कांटेक्ट करेंगे और मुझे और पैसे मिलेंगे। पैसों के लालच में मैं तुम्हें अपने घर ले आई, और जब तुम 22 की हुई तो मुझे कॉल आया, और उन लोगों ने मुझे पूरे 50 लाख मेरे अकाउंट में दिए और कहा कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे 30 साल होने से पहले करा दूं और उन्हें तुम्हारा बच्चा सौंप दूं। अगर मैं ऐसा करती हूं तो वो लोग मुझे पूरे 10 करोड़ रुपए देंगे। मेरे मन में लालच आ गया था बेटा, मैंने जो भी किया सब पैसों के लालच में आकर किया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बेटी को छोड़ दो। मालिका मल्लिका गुस्से में कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है। ममता कहती है, तुम्हारा बच्चा। मल्लिका, मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा भी नहीं है, मेरा भरोसा भरोसा करो, मेरा तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ मैं तुम्हारे बच्चे का सौदा करने वाली थी, पर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। मल्लिका गुस्से में एक गोली ममता के पैरों पर भी चला देती और कहती है, सच, सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है मुझे, सच सच बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। ममता अपने पैर को पकड़ चीखते हुए कहती है, मल्लिका मुझे सच में नहीं पता, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, अभी तक तो मुझे तुम्हारे बच्चे के जन्म के बारे में भी नहीं पता था। यह सुनने के बाद मालिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना व्हीलचेयर मोड़कर उसे कमरे से बाहर निकल जाती है। ममता चिल्लाते रही कहती है, मल्लिका मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मालिका बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर सीबी, रिया, राजीव और राबी सब खड़े थे। जैसे ही सब मालिका को आते देखते हैं, वे दौड़कर मालिका के पास जाते हैं। राबी मालिका के आंखों में आंसू देख उसके गले लग जाती है और उसके बैक को रब करते हुए कहती है, मालिका तो ठीक है ना, क्या हुआ है, हम हैं तुम्हारे साथ, हम ढूंढ लेंगे उसे। मालिका कहती है, राबी काश मुझे पता होता कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की साजिश मेरे जन्म से ही की गई थी, तो मैं कभी मां नहीं बनती। अब तक मेरे आसपास जितने भी लोग रह रहे थे, जिन्हें मैं अपना परिवार मानती थी, वो सब झूठ था, सब नकली थे। सच तो यह है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा बच्चा जिसे मैं अपना कह सकती थी, भगवान ने उसे भी छीन लिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान होते ही नहीं है। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी और अपने बच्चे को ढूंढा कर रहूंगी। जिसने भी उसे मुझसे दूर किया है उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। उसकी बात सुन सिया, सीबी, राजीव सब उसके पैरों के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, बॉस हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमारा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है।
आपने हमको रोड से उठाए और आज एटा काबिल बनाया। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। 4 साल बाद मुंबई एयरपोर्ट, एक औरत जो कि पिंक शर्ट और व्हाइट कोट पैंट पहने एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। उसने अपने बालों का पोनीटेल बना रखा था। वो कोई प्रोफेशनल लग रही थी। उसकी आंखें नीली और बड़ी थी, पर उसने एक काले रंग की मास्क पहन रखा था। वो अपने तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। तभी उसका सेक्रेटरी दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, बॉस बॉस, हमें दूसरे दरवाजे से जाना चाहिए, इस गेट पर बाहर मीडिया खड़ी है। ये सुन उस औरत के कदम वही रुक जाते हैं। वो अपने सेक्रेटरी की तरफ देख कर कहती है, मीडिया? पर मीडिया को कैसे पता चला? उसका सेक्रेटरी कहता है, मुझे नहीं पता बॉस, मीडिया यहाँ किसके लिए और क्यों आई है, क्योंकि आपका शेड्यूल तो मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं होता। वो औरत कहती है, ठीक है फिर चलो दूसरे दरवाजे से। इटा बोल वे दोनों वहां से टर्न हो जाते हैं। वो औरत कहती है, राजीव, क्या तुमने सिया को हमारे यहाँ आने की खबर दी है? जी हाँ, ये कोई और नहीं, मालिका और राजीव ही है। राजीव कहता है, बॉस क्या आपको उस पर शक है? मालिका कहती है, नहीं, मुझे शक नहीं है, मैं बस वही पूछ रही। राजीव कहता है, जी बॉस। मालिका कहती है, उससे कहो कि वो दूसरे दरवाजे पर गाड़ी लेकर खड़ी रहे। राजीव में गर्दन हिलाता है और पॉकेट से फोन निकाल कॉल लगा देता है। पर कुछ कदम चलने के बाद ही मालिका के पैरों से एक बच्चा टकरा जाता है। मालिका नीचे झुककर देखती है। एक बच्चा अपने बाहें फैलाकर मालिका के सामने खड़ा था। ये देख मालिका के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। राजीव जब ये देखता है तो वो उस बच्चे को वहां से हटाने के लिए अपने गोद में लेना चाहा। पर तभी उस बच्चे ने अपने हाथ नीचे कर लिए और गुस्से से राजीव को घूने लगा। एक पल को राजीव को ऐसा लगा कि जैसे वो बच्चा उसे बिल्कुल मालिका के जैसा लुक दे रहा है। पर अगले ही पल वो देखता है, वो बच्चा मालिका को देख स्माइल करते हुए फिर से अपनी बाहें उसके सामने फैला देता है। मालिका से अब रहा नहीं जाता और वो झुककर जल्दी से उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, वो बच्चा मालिका को टाइटली हक कर लेता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बहुत दिनों के बाद मिला हो। मालिका के दिल में भी एक अजीब से जज्बात उमड़ पड़ते हैं, जो कि राजीव भी समझ पा रहा था। वो बच्चे को बड़े प्यार से निहारने लगती है। बच्चा बहुत ही क्यूट था। उसकी नीली आंखें क्रिस्टल की तरह लग रही थी। उसके काले घुंघराले बाल और ऊपर से उसका चबी फेस और उसके छोटे छोटे होठ उसे एक एंजल बॉय का लुक दे रहा था। मालिका उस बच्चे को देखते हुए अपने मन में कहती है, मेरा बेबी वो भी इतना ही बड़ा होगा। तभी वो बच्चा कहता है, मम्मा, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था मम्मा, आप कहाँ थी? ये सुन मालिका एक पल को खुश हो जाती है और उसे सीने से लगा लेती है। वही राजीव का मुंह ये देख खुला का खुला रहा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा उसके बॉस को ऐसा क्यों बोल रहा है। मालिका उस बच्चे को सीने से लगाते हुए कहती है, तुमने क्या कहा, एक बार फिर से कहो। वो बच्चा बोलता है, मम्मा, आई मिस यू। मालिका एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मालिका उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही वहां 2 गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं और मालिका के सामने खड़े होकर कहता, मिस सॉरी, अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो। इटा बोल वो उस बच्चे की तरफ देख डरते हुए कहता है, बाबा उधर देखिए, आपके मम्मा पापा आपको खोज रहे हैं, वो कितने परेशान हो रहे हैं। वो बच्चा एक नजर मालिका के आंखों में देखता है, जहां अब मायूसी ने जगह ले लिया था, और फिर वो बच्चा गार्ड्स के दिखाए हुए दिशा की ओर देखता है, जहां एक औरत और एक लड़का मास्क पहने बहुत परेशान लग रहे थे। फिर वो बच्चा गार्ड से कहता है, नहीं, मेरी मम्मा तो ये है। गार्ड कहता है, बाबा, शायद आप मास्क के वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। उधर देखिए, आपके मॉम डैड खड़े हैं, जल्दी चलिए नहीं तो बॉस गुस्सा करेंगे। पर वो बच्चा मालिका से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उन गार्ड्स की तरफ गुस्से से घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? मालिका भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो उसे बच्चे के एटीट्यूड और गुस्से को देखकर हैरान थी। मल्लिका प्यार से उस बच्चे के माथे पर किस करते हुए कहती है, बेबी, क्या नाम है आपका? वो बच्चा मालिका को हैरानी से देखता है और कहता है, मम्मा, क्या आपको मेरा नाम नहीं पता? तभी वहां एक लड़का आता है। उसे देख दोनों गार्ड्स साइड हो जाते हैं। वो आदमी बच्चे की तरफ देखकर कहता है, अहान, अपने चाचू के पास आओ, डैडी को मीटिंग के लिए देरी हो रही है।
और इन्हें भी परेशानी हो रही होगी। आप ऐसे कैसे किसी भी यंग और खूबसूरत अंजेल को मम्मा बोल सकते हो? उन्हें बुरा लग सकता है ना? ये सुन वह राजीव की हालत खराब हो रही थी। वो लड़का साफ साफ मालिका पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। मालिका उस लड़के को तीखी नजरों से घूरते हुए कहती है, जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बहुत प्यारा है। मुझे इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी मालिका का फोन रिंग होने लगता है। मालिका आहान की ओर देख कहती है, बेबी क्या आप इन्हें जानते हो? आहान हमें अपना सर हिलाता है तो मालिका उसे उस लड़के के गोद में देकर कहती है, ये बहुत छोटा है। आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, अगर अभी ये किसी गलत हाथों में चला जाता तो। आजकल कितने बच्चे गायब हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नजरें लड़कियों पर नहीं होती तो आज ये आपसे गुम नहीं होता। वो लड़का अपने मन में कहता है, ये बच्चा नहीं शैतान है। इसे जो अगवा करेगा उसका ये खूब चुस लेगा। मलिका उसे अपने ही ख्यालों में गुम देखना में सर हिलाती है और एक नजर आहान की ओर देखती है। आहान भी मालिका तो टुकोर टुकोर देख रहा था। मालिका उसके सर पर हाथ रख कहती है, अपना ध्यान रखना। इटा बोल वो वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। पर तभी वो लड़का मालिका को आवाज देते हुए कहता है, हेलो मिस एंजेल, आपका नाम क्या है? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। मालिका कुछ बोलती उससे पहले उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो गुस्से में उस लड़के से बोल रही थी, ओ हेलो मजनू, थोड़ा न अपने थकीपना को कंट्रोल में रखो, और इसे दिखाने से पहले एक बार सोच लिया करो कि सामने कौन है। नहीं तो किसी दिन ऐसे गायब हो जाओगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मलिका ये सुन स्माइल करती है। वो इस आवाज को पहचान गई थी। ये किसी और की नहीं, सिया की आवाज थी। मालिका सिया की ओर देखती है। सिया जल्दी से मालिका के गले लग जाती है और कहती है, बॉस मैंने बहुत मिस किया आपको। मलिका हमें गर्दन हिलाती है और अपना कॉल पिक कर वहां से थोड़ा साइड हो जाती है। उसके जाते ही वो लड़का सिया को गुस्से से देखकर कहता है, मैं ऐसे किसी से बात नहीं करता। मेरा भी एक लेवल है। नहीं तो लड़की तो तुम भी हो। पर यू नो वॉट, तुम्हें देखकर मुझे वॉमिट आ रही है। सिया ये सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे अंगुली दिखाते हुए कहती है, खुद को कभी एने में देखा है? गंदी नाली में रहने वाले कॉकरोच की तरह लगते हैं। घर जाकर देख लेना, उल्टी खुद ब खुद ही आ जाएगी। वो लड़का कुछ बोलता उससे पहले किसी ने पीछे से उसे आवाज लगाई, विराज आहान को लेकर जल्दी आओ। ये आवाज एक लड़की की थी। विराज कहता है, आ रहा हूँ छाया। इटा बोल वो सिया की तरफ गुस्से से देख कहता है, देख लूंगा तुम्हें चुहिया। सिया भी उसे गुस्से में कहती है, आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी। देखा तो कॉकरोच कहीं के। इटा बोल वो भी अपने बाल झटकते हुए मलिका की ओर बढ़ जाती है। वही आहान मालिका को एक नजर मुड़कर देखता है और फिर विराज के साथ चल देता है। मालिका सीबी और राजीव तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। मालिका सीबी से कहती है, सीबी मिस्टर शर्मा की रिपोर्ट सेंड करो जल्दी। मुझे लगता है उनका ऑपरेशन मुझे आज ही करना पड़ेगा। बार बार हॉस्पिटल से कॉल आ रहे हैं। सीबी हमें सर हिलाती है और मालिका को अपने फोन से डिटेल सेंड कर देती है। मालिका उसे पढ़ने में बिजी हो जाती है। इधर आहान विराज के साथ चला जाता है। उसे देख छाया दौड़ते हुए आहान के पास आती है और उसे हक कर कहती है, बेबी कहाँ चले गए थे आप? हम कितने परेशान हो रहे थे। आहान कुछ नहीं कहता, पर विराज कहता है, छाया तुम्हारा बेटा एक खूबसूरत औरत को देख उसे माँ बोलने लगा था। ये सुन आहान को गुस्सा आता है और वो जानबूझकर विराज के पैर पर चढ़कर आगे बढ़ जाता है। वही विराज के मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। वही गाड़ी में एक लड़का बैठ ये सब देख रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो आहान को आवाज देते हुए कहता है, आहान मेरे पास आओ। आहान उसे देख विराज को एक नजर घूरता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, गंदी नाली के कॉकरोच, और इटा बोल वो गाड़ी के अंदर चला जाता है। इधर विराज ये सुन चिढ़ जाता है और वो बड़बड़ाते हुए बोलता है, एक बार मिल जाए वो लड़की फिर बताता हूँ उसे। छाया भी आहान के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उस लड़के के तरफ देखकर कहती है, सौर्य कैसा रहा तुम्हारा मीटिंग? सौर्य आहान के माथे पर किस करते हुए कहता है, अच्छा था। आहान सौर्य के गले लग कहता है, मिस्टर सौर्य, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप जब आओगे तो मुझे एक अच्छी वाली स्मार्टफोन लेकर दोगे।
छाया उसकी जिद सुन उसका सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, पर अभी तुम बहुत छोटे हो आहान। आहान छाया को घूर कर देखता है और कहता है, पर मेरे पास आपसे ज्यादा दिमाग है। मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे बस चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग। सौर्य उसके सर को सहलाते हुए कहता है। आहान बिहेव। आहान गुस्से से कहता है, मिस्टर सौर्य, आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे कि नहीं? सौर्य अपना सर पीछे सिर से लगते हुए कहता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन है? आहान कहता है नहीं। सौर्य कहता है ठीक है फिर। और फिर कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से विला के बाहर आकर रुकती है। विला के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द सिंह विला। सौर्य आहान को गोद में लेकर उतरता है। उसके पीछे पीछे छाया और फिर विराज भी उतरते हैं। सौर्य जैसे ही विला के अंदर जाने को होता है, उसे एक कॉल आ जाता है। सौर्य आहान को छाया के साथ अंदर जाने बोल खुद कॉल अटेंड करने साइड में चला जाता है और कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। इटा बोल वो वापस कार में बैठ वहां से चला जाता है। इधर आहान छाया से कहता है, मिस छाया मैं कमरे में जा रहा हूँ। छाया उसके सर को सहलाते हुए कहती है, आहान कुछ खा लो, फिर चले जाना। आहान कहता है, अभी भूख नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। इटा बोल वो अपने कमरे की ओर दौड़ जाता है। वही उसके जाने के बाद छाया किसी सोच में डूब जाती है। वो अपने मन में ही कहती है, कहीं आहान आज सच में तो उससे नहीं मिला था ना। वो ऐसे किसी को भी मम्मा नहीं बोल सकता। वो मुझे नहीं बोलता क्योंकि शायद वो जानता है कि मैं उसकी मां नहीं हूँ। तो फिर ऐसे कैसे किसी वो बोल सकता है? मुझे दादू से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। वही इधर आहान अपने कमरे में जाकर चुपचाप बेड पर बैठा जाता है और कहता है, मुझे उनके पास जाकर बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं उन्हें जानता हूँ। मेरा मन उन्हें मम्मा कहने को किया। उनकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। अगर वो मेरी मम्मा थी तो फिर मम्मा ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? वो मुझे याद कर रही थी, पर मैं तो उनके सामने था। शायद वो मुझे भूल गई है। अब मुझे मिस्टर सौर्य को उनसे मिलवाना होगा, तब शायद उन्हें याद आए मेरी। मैं उन्हें कितना मिस करता हूँ। इटा बोल वो अपने फेस पर दोनों हाथ रख बैठ जाता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे पता करना होगा उनके बारे में। इधर सौर्य की कार महिमा हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वहां उसका सेक्रेटरी रोहन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सौर्य की कार रुकती है, रोहन दौड़ते हुए सौर्य के पास आता है और कहता है, सर मुझे ये पक्की खबर मिली है कि मिस लीजा आज यहाँ आई है और एक ऑपरेशन करने वाली है। सौर्य कहता है, ठीक है चलो फिर आज हम उनसे मिलकर रहेंगे। पिछले 1 साल से हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे। रोहन कहता है, सर हमें हर वक्त चौकना रहना होगा, नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो कब आई और कब चली गई। सौर्य कहता है, नहीं इस बार हम उससे मिलकर रहेंगे। बातें करते करते दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर रोहन काउंटर पर बैठी नर्स से पूछता है, मिस डॉक्टर लीजा कहाँ मिलेगी? वो लड़की रोहन को ध्यान से देखती है और फिर अपना ध्यान काम में लगाते हुए कहती है, सर वो कल आएंगी शायद। मुझे ये कंफर्म नहीं पता है। रोहन कहता है, देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लस बता दीजिए। नर्स कहती है, हाँ मैंने कहा ना मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं। रोहन लाचारी से सौर्य की ओर देखता है। सौर्य समझ जाता है। वो उसके पास जाता है और उसे साइड कर नर्स से कहता है, हेलो मिस ब्यूटी। नर्स ये सुन सौर्य की ओर देखती है और फिर देखती ही रह जाती है, क्योंकि सौर्य ने अपना मास्क उतार दिया था और नर्स की आंखों में देख रहा था। सौर्य इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। ऊपर से उसके नीली आंखें और चेरी जैसे लिप्स किसी भी लड़की को अपने वश में करने के लिए काफी थी। नर्स उसे निहारते हुए कहती है, जी। सौर्य कहता है, मिस ब्यूटी क्या आप मुझे बताएंगी कि डॉक्टर लीजा कहाँ है? वो नर्स बिना संकोच किए बोलती है, वो रूम 9 113 के पेशेंट का ऑपरेशन कर रही है। सौर्य एक स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू ब्यूटी। इटा बोल वो वहां से चल देता है और मास्क वापस लगा लेता है। रोहन उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, वाह बॉस, क्या कमाल किया ना आपने। ऐसा लग रहा था कि वो नस आपके वश में हो गई थी। सौर्य कुछ नहीं कहता। वे जैसे ही रूम नंबर 102 के पास पहुंचते हैं, वैसे ही सौर्य एक लड़की से टकरा जाता है।
वो लड़की गिरने ही वाली होती है कि शौर्य उसे उसके कमर से पकड़ थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लड़की गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य एक पल को उसे देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़की की करीबी ने ही शौर्य को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। लड़की को जब एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, तो उसकी आंखें सीधा शौर्य की आंखों से जाकर मिल जाती हैं। शौर्य एकटक उस लड़की की आंखों में देख रहा था। उसे न जाने क्यों पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने इन आंखों को पहले भी कई बार देखा है, बेहद करीब से। वो लड़की इस वक्त बिजनेस सूट में थी। खुद को ऐसे किसी लड़के से घुरे जाने के कारण उसे गुस्सा आता है और वो शौर्य को गुस्से से घुरते हुए उसके हाथ में कसकर पिंच करती है। तब जाकर शौर्य को होश आता है। अचानक ऐसे पिंच करने से शौर्य के मुंह से एक आह निकल जाती है और वो उस लड़की को छोड़ देता है, जिससे वो लड़की वापस से गिरने लगती है और उससे बचने के लिए वो शौर्य के शर्ट को पकड़ लेती है, जिससे शौर्य भी उसके साथ ही गिर जाता है। अब शौर्य उस लड़की के ऊपर था। उनके लिप्स मास्क के ऊपर से ही एक दूसरे से टच हो जाते हैं। शौर्य मालिका के आंखों में डूबता चला जा रहा था। न जाने क्यों पर उसे ये आंखें देखी हुई लगी। उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो अपने मन में ही कहता है, कौन है ये? मुझे इसके पास आकर इतना सुकून क्यों मिल रहा है? क्या मैं इसे जानता हूँ? क्या ये बॉस है? पर तभी उसे उस लड़की के अंदर चल रही बातें सुनाई देने लगती है। उस लड़की के हाथ इस वक्त आरव को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मन में बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये आरव है। वही स्मेल, वही एहसास, बस कुछ अलग है, तो बस इसके आंखों का कलर। शौर्य जब ये सुनता है, उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, बॉस आज भी आप मुझे भूल नहीं पाए। मेरी करीबी आज भी आपको इफेक्ट कर रही है। आपको मेरे सामने नहीं आना चाहिए था बॉस। नाउ माई बॉडी वांट्स यू। ये कोई और नहीं मलिका ही है। आप सबको तो पता चल ही गया होगा। तभी शौर्य को एहसास होता है कि मालिका का हाथ उसके फेस की तरफ बढ़ रहा है। शौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या कर रही है आप? मालिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और शौर्य को खुद के ऊपर से पुश करते हुए गुस्से में कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? तुनमा देखो, तुनमा क्या कर रहे हो? इडियट, एक तो मुझे गिरा दिया और फिर खुद भी मेरे ऊपर गिर गए। बेशर्म आदमी, ऊपर से मुझे घूर भी रहे हो। शौर्य उठते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, पहले तो तुम मुझसे टकराए, फिर जब मैंने बचाया तो थैंक्स बोलने के जगह मुझे पिंच किया और फिर मुझे लेकर गिर गई। कोई भी बता सकता है कि तुम्हारी नजर मुझ पर खराब है। अच्छा हॉर्नजॉम लड़का देखा नहीं कि गिर गई। मालिका गुस्से से चीखते हुए उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती, यू बास्टर्ड, तुम्हारी तो मैं ऐसी हालत करूंगी। वो आगे कुछ कहती कि तभी वहां एक नर्स आकर कहती है, सर मैम आप अपने घर जाकर लड़िएगा, प्लस ये हॉस्पिटल है। मलिका ये सुन थोड़ा एम्बेरेंस हो जाती है और शौर्य के कॉलर को छोड़ देती है, पर शौर्य उसे उसके कमर से पकड़ एक झटके में उसे दीवार से लगा देता। मालिका को जब एक कुछ समझ आता तब एक वो शौर्य के बाहों में थी। शौर्य उसके कमर पर अपने हाथ कसते हुए उसे दीवार से लगा देता है और अपना फेस मालिका के नेक में छिपा लेता है और उसे स्निफ करने लगता है। मालिका चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसकी बॉडी शौर्य के टच को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें शौर्य के टच से खुद ब खुद बंद हो गई। शौर्य उसके कान में सडक्टिव आवाज में बोलता है, हम बहुत जल्द मिलेंगे। और अगले ही पल मलिका को एहसास होता है कि अब वो बिल्कुल आजाद है। उसके कमर पर जो हाथ थे वो अब नहीं है। मलिका झट से अपनी आंखें खोलती है और इधर उधर देखती है, वहां कोई नहीं था। मालिका को समझ नहीं आता कि इतना जल्दी वो कहाँ गायब हो गया। कहीं वो चलते चलते कोई सपना ती नहीं देख रही थी? अगर नहीं तो कौन था वो? और मेरी बॉडी उसके टच से रिएक्ट क्यों कर रही थी? मैं उसे खुद से दूर क्यों नहीं कर पाई? ओ गॉड, क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? इस बार मिले वो मुझे, उसे यही धरती पर यमलोक के दर्शन न करा दिए तो मेरा नाम मालिका नहीं। गुस्से से ये सब बोलते हुए वो आगे बढ़ जाती है। इधर शौर्य भी रूम नंबर 113 की ओर बढ़ जाता है। रोहन उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है, सर क्या आप उन्हें जानते हो? शौर्य कहता है, नहीं, पर तुम मालिका राजवंश के बारे में पता लगो।
कि वो कब कहाँ जा रही है। और हाँ, ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। रोहन कहता है, जी जी बॉस, मैं समझ गया। इधर सौर्य जब रूम नंबर 113 के पास पहुंचता है तो देखता है तो उस कमरे से एक नर्स मास्क लगाए बाहर निकल रही है। सौर्य उसके पास जाकर फ्लिटी अंदाज में कहता है, हेलो मिस वर्ल्ड। वो नर्स सौर्य को देखती है तो सौर्य उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या डॉक्टर लीजा अंदर है? वो नर्स शर्माते हुए कहती है, नहीं वो जा चुकी है। ये सुन सौर्य का मुंह बनन जाता है और वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से जाने लगता है। पर फिर वो पीछे मुड़ उस नर्स से कहता है, क्या आपके पास उनका कोई नंबर या कोई फोटो है? नर्स कहती है, नहीं, पर मैं आपको अपना फोटो और नंबर सेंड कर सकती हूँ। सौर्य रोहन की ओर इशारा करते हुए कहता है, हाँ आप इसको दे दो। ये बेचारा सिंगल है और आपको पसंद भी करता है। पहली नजर में प्यार हो गया इसको तुमसे। सौर्य के मुंह से ये सुन रोहन आंखें और मुंह दोनों फाड़े सौर्य को घूने लगता है। सौर्य उसे ऐसे करता देख स्माइल करता है और कहता है, मैं बॉस हूं पर उतना भी खड़ूस नहीं हूं। केयर करता हूं तुम्हारा। जल्दी आना इटा बोल वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। रोहन भी देखने में काफी स्मार्ट था। वो नजब रोहन की ओर देख रही थी। रोहन कहता, सॉरी सीस, वो मेरे बॉस को न मजाक करने की आदत है। इटा बोल वो भी वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाता है। बेचारी नर्स हैरानी से उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। इधर मालिका के फार्म हाउस में मालिका और सिया दोनों कार से उतरते हैं। मालिका को देख सारे गार्ड्स उसे ग्रीट करते हुए अपना सर झुकाते हैं। मालिका भी सबको स्माइल करते हुए देखती है और अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं, बैलून फूटने लगते हैं। मालिका नाम में अपना सर हिलाती है और अपने बगल में खड़ी सिया की ओर देखती है। सिया उसे अपनी ओर घूरता देख जल्दी से अपनी गर्दन नामे हिलाने लगती है। मालिका गरजते हुए कहती है, सीबी, क्या बचपना है ये। लगता है तुम्हें डिसिप्लिन सीखने की अभी भी जरूरत है। तभी राबी सोफे के पीछे से शायरी बोलते हुए बाहर निकलती है, दिल तो बचा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। और जाकर सीधे मालिका के गले लग जाती है। मालिका उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, सीबी कहाँ है? उसने भी तुझे अपने साथ मिला लिया। तभी सीबी भी सोफे के पीछे से धीरे धीरे बाहर निकलती है और राबी के पीछे खड़ी होकर कहती है, बॉस इस बार मैं नहीं, राबी दी ने मुझे जबरदस्ती अपने प्लान में शामिल किया। मालिका राबी को देखती है तो राबी कहती है, तू मुझे घूर कर नहीं देख सकती। अभी मैं बच्ची हूँ तो शैतानी करूंगी ही। तुम्हारी जैसे बुद्धि नहीं हो गई हूँ। मालिका गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, क्या कहा? मैं तुझे बुद्धि लगती हूँ? राबी कहती है, नहीं, तेरे सामने तो अभी 18 साल की लड़की भी चाय कम पानी ज्यादा लगेगी मेरी जान। बस हरकतें हैं वैसी। खैर छोड़, चल आज मेरे साथ, मैं आज तुझे किसी स्पेशल वन से मिलाती हूँ। सभी बात करते करते डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। मालिका राबी को शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है, स्पेशल वन? मुझे गए सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं और इतने दिन में ही तुझे एक और स्पेशल वन मिल गया। साल में कितने स्पेशल वन होते हैं तुम्हारे? राबी शर्माते हुए कहती है, ये वाला उन सब से वेस्ट है। तभी सब एक साथ बोलते हैं, हर बार सब पहले वाले से बेस्ट ही होते हैं। और इटा बोल सभी हंसने लगती है। राबी उन सब को घूरते हुए देखती है और फिर मालिका की ओर देख हुए कहती, तू आज चलेगी उससे मिलने की नहीं? मालिका स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है पर ये लास्ट है। राबी कहती है, हाँ मैं ट्राई करूंगी, पर कोई लॉयल बंदा मिले तब ना। मलिका कुछ सोचते हुए कहती है, यहाँ कोई लड़का लॉयल नहीं होता। खुद से प्यार करो और खुद से लॉयल रहो। राबी कहती है, हाँ इसके बाद मैं भी तेरे जैसी सन्यासी बन जाऊंगी। फिर वो सीबी और सिया की तरफ देखकर कहती है, तुम लोग का कोई बना कि नहीं? सीबी और सिया दोनों ये सुन शर्मा जाते हैं। राबी उन्हें शर्मात देख कहती है, अब ये मत कहना कि तुम दोनों अभी भी वर्जिन हो। जिसे सुनन मलिका राबी को डांटते हुए कहती है, राबी ये सब क्या गलत बातें सिखा रही हो इन्हें? अभी ये छोटी है। राबी उन्हें देख अपने मन में कहती है, बची है। इनकी उम्र में तो मेरे 5 ब्रेकअप हो गए थे। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम के करीब 7 बजे इधर सिंह विला के एक कमरे में सौर्य बेड के साइड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने बेड पर एक औरत बेजान सी लेटी हुई थी। सौर्य उनका हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था।
और बोलता है, माँ आप चिंता करिए, हम बहुत जल्द उस डॉक्टर को ढूंढ लेंगे। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आरव उर्फ शौर्य पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसके दादाजी थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो कहते हैं, शौर्य हौसला रखो, माया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। शौर्य हमें सर हिलाता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। कॉलर आईडी पर रोहन का नाम देख वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है और कॉल पिक करता है। दूसरी ओर से रोहन कहता है, सर मिस मालिका अभी अभी डार्क नाइट क्लब में आई है अपनी एक दोस्त के साथ। आरव कहता है, ठीक है नजर रखो। इटा बोल वो कॉल कट कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है, नाइट क्लब नोट बैड बॉस। इटा बोल अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में आहान आरव के लैपटॉप से छेड़छाड़ कर रहा था, पर जैसे ही उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है वो लैपटॉप बंद कर वापस बेड पर जाकर लेट जाता है। आरव अंदर आता है तो देखता है उसका बेटा सो रहा है। ये देख वो स्माइल करता है और कबर्ड की तरफ बढ़ जाता है। वही आहान चुपके चुपके आरव को देख रहा था। आहान कहता है, क्या बात आज तो मिस्टर शौर्य बहुत खुश लग रहे हैं। कहीं वो मेरी मम्मा से तो नहीं मिलने जा रहे, क्योंकि इतना खुश तो वो पहले नहीं रहते थे। तभी आहान देखता है शौर्य उर्फ आरव ने एक बहुत पुरानी शर्ट और एक सिंपल सा जीन्स पहन रखा था और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा था। आहान से अब और रुका नहीं गया। उसके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी थी कि उसके डैड कहाँ जा रहे हैं। वो धीरे धीरे बेड से उतरता है और जाकर आरव के पैरों से लिपट जाता है। आरव आहान को जल्दी से अपने गोद में ले लेता है और बोलता है, अभी तक सोए नहीं थे आप शैतान। आहान गुस्से से आरव उर्फ शौर्य को घूरते हुए कहता है, मेरी छोड़ो मिस्टर शौर्य, आप अपना बताए, कहाँ जा रहे हैं अभी। शौर्य आहान को बेड पर बैठाते हुए कहता है, वह मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। आहान कहता है, मिस्टर शौर्य मुझे मेरी मम्मा चाहिए। शौर्य उसके गालों को पकड़ प्यार से खींचते हुए कहता है, आपकी मम्मा तो यही है। आहान गुस्से से शौर्य को घूरते हुए मुंह फुल लेता है और कहता है, मिस्टर शौर्य आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि मेरी मम्मा कौन है। आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते। शौर्य कहता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो आहान, क्या छाया आपसे प्यार नहीं करती। आहान कहता है, करती है, पर वो मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा मुझे बहुत याद करती है। मैं सुन सकता हूँ जब भी वो मुझे याद करती है। आज तो मैं उनसे मिला भी। आपको पता है ना, अब मुझे मेरी मम्मा चाहिए, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुन शौर्य उदास होने का नाटक करता है और अपने दोनों गालों पर हाथ रख कहता है, हाँ चले जाओ, आपकी मम्मा ने भी मुझे छोड़ दिया और अब आप भी चले जाओ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आहान शौर्य की ऐसी नौटंकी देख उसके सीने से लग जाता है और कहता है, मिस्टर शौर्य आप ये नौटंकी करो, मैं आपको एक लास्ट मौका दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आप मम्मा से पैच अप कर लो, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको छोड़कर मम्मा के पास चला जाऊंगा। शौर्य कहता है, ठीक है मैं कोशिश कर। आहान कहता है, मैंने कुछ लाने को कहा था। शौर्य कहता है, हाँ लाया हूं ना, पर एक शर्त पर दूंगा कि जब तक मैं न कहूँ आप अपनी सच्चाई उनसे छिपा कर रखोगे। आहान कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। शौर्य अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहता, बस नाम का मेरा बेटा है, पर पूरी तरह अपनी मां पर गया है। इटा बोल वो वहां से जाने लगता है, पर तभी आहान उसे रोकते हुए कहता है, मम्मा से मिलने जा रहे हो ना, मेरे लिए उनका नंबर लेते आना। शौर्य एक नजर आहान को देखता है जो टुकोर टुकोर उसे ही घूर रहा था। शौर्य ना में सर हिलाता है और कहता है, सब जनता है ये शैतान, कुछ छिप नहीं सकता इससे। इधर नाइट क्लब में मालिका और राबी दोनों एंटर करती है। मलिका ने अभी भी मास्क लगा रखा था, जिसे देख राबी कहती है, यार तू हर जगह मास्क क्यों लगा लेती है। इटा बोल वो मलिका के चेहरे से मास्क हटा देती है। मालिका कहती, यार राबी तू समझती नहीं है, मैं मलिका राजवंश हूँ, अगर किसी ने मेरी फोटो किसी के साथ जोड़कर लगा दिया तो सही नहीं होगा। राबी कहती, ऐसा कुछ नहीं होगा, चल मैं हूं ना। इटा बोल वो मालिका का हाथ पकड़ अंदर की ओर चली जाती है। दोनों ही बला की खूबसूरत लग रही थी। मलिका ने ब्लैक फ्लेयर वाली जींस और व्हाइट शॉर्ट टॉप के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखा था।
बालों का पोली टेल बना रखा था और होठों पर लाइट शेड के लिपस्टिक के साथ जहर लग रही थी। वही राबी भी ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट के साथ व्हाइट शार्ट टॉप और ऊपर से लॉन्ग ब्लेजर पहन रखा था। दोनों के इंटर होते ही सभी लड़के उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। वही मालिका और राबी सबको इग्नोर करते हुए एक टेबल की ओर बढ़ जाती है। वही टेबल पर एक लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। जब वो राबी को आते देखता है तो जल्दी से आगे बढ़कर उसके गले लग जाता है और कहता है, यू लुकिंग गॉर्जियस मेरी जान। राबी कहती है, यू टू। देखो आज मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसे लेकर आई हूँ। इससे मिलो, ये है मेरी जान, मेरी सब कुछ, मेरी बीएफएफ मालिका राजवंश। और फिर मालिका की ओर देखकर कहती है, मलिका ये है निखिल, निखिल गोयल। निखिल मलिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आज भाग खुल गए हमारे जो। आज मुझे द मालिका राजूश से मिलने का मौका मिला। थैंक यू राबी। मल्लिका भी निखिल से हाथ मिलाते हुए कहती है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा निखिल। तीनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वही उनसे कुछ दूरी पर एक लड़का जो लगभग 35 साल का होगा, बार काउंटर पर खड़े होकर मालिका को घूरे जा रहा था और फिर धीरे धीरे ड्रिंक का सिप लेते हुए कहता है, मालिका राजवंश, सच में कमाल की लगती हो, पर उतनी ही जहरीली भी हो। तुमने मेरे भाई की आंखें फोड़ दी, उसके सिर्फ घुने पर ना। अब जाकर मिली हो, अब देखो तुम मैं क्या करता हूँ। तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस न बनाया न तो मेरा नाम भी आर्यन चोपड़ा नहीं। इधर बात करते करते मलिका की नजर ठीक अपने सामने वाले टेबल पर चली जाती है, जहां एक लड़का और एक लड़की बड़े प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मालिका वहां बैठे लड़के को बड़े गौर से देखती है और फिर वो अपनी आंखें मलकर दोबारा देखती है और फिर उसके मुंह से एक नाम निकलता है, आरव। ये आरव है, पर ये किसके साथ है? राबी मलिका को ऐसे खुद में बड़बाते देख कहती है, मलिका क्या हुआ, किसे देख रही हो तुम? मलिका राबी की ओर देख कहती है, किसी को नहीं। पर वो बार बार चुपके चुपके आरव को ही देख रही थी। पहले तो वो आरव को देख बहुत खुश हुई, पर जैसे ही उसने उसका हाथ किसी दूसरी लड़की के हाथों में देखा, वो गुस्से और जलन से पागल हो रही थी। वो अपने मन में ही आरव को गलियां देते ही कहती है, बास्टर्ड कहीं का, मैं इसे पिछले 4 साल से ढूंढ रही हूँ और ये लड़कियों के साथ इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जान से मार डालूंगी इसे। वो गुस्से से टेबल पर रखे वाइन की बोतल उठाकर सीधे अपने मुंह से लगा लेती है। वही उसकी ऐसी हरकत देख राबी और निखिल दोनों हैरान हो जाते हैं। राबी मलिका के कंधे पर हाथ रखती है तो मलिका उसे स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, बस आज पीने का मन हुआ। राबी कुछ कहती कि तभी उसका फोन बजने लगता है। मलिका कहती, जा तू कॉल अटेंड कर। राबी एक नजर निखिल को देख वहां से बाहर चली जाती है कि उनकी वहां बहुत शोर था, गाने बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे। राबी बाहर चली जाती है। वही मालिका आरव को देखते हुए बोतलें खाली कर रही थी। निखिल मालिका से बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, मिस राजवंश, क्या हम बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं? मालिका का ध्यान निखिल के बातों पर जाता ही नहीं, वो बस वही हाँ में अपनी गर्दन हिला देती। वही निखिल ये जान खुश हो जाता है कि मालिका ने हाँ कह दिया। इधर आरव भी अपनी चोर नजरों से मालिका को देखे जा रहा था। तभी उसके साथ बैठी हुई लड़की, जो कि काफी हॉट एंड रेविलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, आरव का हाथ पकड़ कहती है, लेट्स गो डांस। आरव एक नजर मालिका को देखता है जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, पर आरव तुरंत ही मालिका से अपनी नजरें फिर उस लड़की की ओर देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल लेट्स गो। इटा बोल वो उसका हाथ पकड़ डांस स्टेज की ओर बढ़ जाता है। कोई और भी था जो मालिका की नजरों का पीछा कर स्माइल कर रहा था। वो कोई और नहीं आर्यन चोपड़ा था। वो हंसते हुए कहता है, लगता है आज भगवान भी चाहते हैं कि मैं मालिका को अपना बनाऊं। लगता है उसका दिल टूटा है। इटा बोल वो एक वेटर को बुलाता है और उसे कुछ पैसे देकर उसके कान में कुछ कहता है। वेटर भी स्माइल कर मालिका की ओर देखता है, फिर आर्यन से कहता है, हो जाएगा सर। कुछ ही देर में राबी वहां वापस आ जाती है और कहती है, यार मुझे अभी जाना होगा, स्टेशन में एक नया केस आया है। जाने मन, चल तू भी। मालिका राबी की तरफ देख कहती है, तू जा निखिल के साथ, कार छोड़ देना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। राबी कहती है, मालिका तू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मालिका कहती है, हाँ राबी, और फिर निखिल की तरफ देख कहती है,
निखिल इसे स्टेशन छोड़ देना। राबी भी अब ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी। वो मालिका से कहती है, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक कॉल का बटन दबा देना। मालिका कहती है, तुझे लगता है मुझे कोई परेशान कर सकता है? राबी कहती है, नहीं, तू बहुत स्ट्रांग है। अपना ख्याल रखना और जल्दी ही घर चली जाना। इटा बोल वो निखिल के साथ बाहर निकल जाती है। इधर मालिका जो अब तक खुद को रोके रखी थी, वो अपने चेयर से उठती है। तभी वहां पर वही वेटर आ जाता है और मालिका को ड्रिंक का एक ग्लास देता है। मालिका भी इस वक्त कुछ नहीं सोचती और वो ड्रिंक का ग्लास लेकर एक ही बार में पूरा खाली कर देती है और आरव की ओर बढ़ जाती है। पर तभी वो देखती है आरव उस लड़की के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ रहा है। मालिका भी उसके पीछे पीछे जाती है पर तभी वो किसी से टकरा जाती है। ये कोई और नहीं आर्यन चोपड़ा ही था। वो जानबूझकर मालिका से टकराया था ताकि वो मलिका को आरव पीछे जाने से रोक सके। मालिका गुस्से में उसे साइड करती है और लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। पर तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। मालिका गुस्से में एक नजर लिफ्ट को देखती है कि तभी वहां एक वेटर आता है और मालिका को एक पुर्जी देते हुए कहता है, मैम अभी अभी जो सर लिफ्ट में गए हैं, उन्होंने ये आपको देने को कहा था। मलिका उससे वो पर्ची ले लेती है और उसे देखती है। उसमें लिखा था रूम नंबर 106। मालिका उस कागज के टुकड़े टुकड़े करते हुए कहती है, चेरी, गेम खेल रहे हो मेरे साथ? मालिका राजवंश के साथ? नॉट गुड चेरी। इटा बोल वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगती है। वही आर्यन चोपड़ा एक बड़ी सी स्माइल के साथ उस वेटर को देखता है और खुद भी मालिका के पीछे चल देता है। मालिका गुस्से में रूम नंबर 106 में इंटर करती है। कमरे में पूरा अंधेरा था। मलिका गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, आरव, अब ये लुका छिपी का गेम बंद करो। मेरे सामने आओ नहीं तो तुम मेरी दी हुई सजा सह नहीं पाओगे। वो इटा बोलती ही है कि तभी उसे कमरे का गेट बंद होने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो ठीक उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। कमरे में अंधेर होने की वजह से मालिका को उसका फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, पर इटा पता चल रहा था कि उसके सामने जो आदमी है वो आरव नहीं है। मालिका गुस्से में कहती है, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? वो आदमी मालिका के करीब आते हुए बोलता, मालिका, मेरी जान, बस एक बार तुम्हें अपने बाहों में ले लूं, अपनी मिस्ट्रेस बना लूं, फिर खुशी खुशी जान दे दूंगा। भला की खूबसूरत हो तुम, एक बार मौका देकर तो देखो, कभी भूल नहीं पाओगी मुझे। इटा बोल वो आदमी घिनौनी हंसी हंसने लगता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ मालिका के कमर को पकड़ने के लिए आगे करता है कि तभी उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है कि उनकी मालिका ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस आदमी के पैरों के बीचों बीच अपने पैर चला देती है। वो आदमी नीचे बैठ जाता है और कराहने लगता है। तभी मालिका लाइट ऑन कर देती है और फिर उस आदमी का बालों को पकड़ उसके सर को ऊपर करती है। वो आदमी कराहते हुए कहता है, मालिका, तू आज मुझसे नहीं बच सकती। मलिका हंसते हुए कहती है, आर्यन चोपड़ा, पहले तू तो मुझसे बचकर दिखा। तेरे भाई की तो सिर्फ आंखें फोड़ी थी, पर तेरी ऐसी हालत करूंगी न कि तू कभी किसी लड़की को आंखें उठाकर भी नहीं देख पाएगा। आर्यन भी हंसने लगता है। अभी देखाता हूँ कौन किसकी हालत खराब करता है। इटा बोल वो चिल्लाते हुए कहता है, आ जाओ रे बाहर। उसके बोलते ही बाथरूम में से दो हटे कटे लोग बाहर निकलते हैं। मालिका आर्यन को छोड़ खुद सोफे पर जाकर किसी महारानी की तरह बैठ जाती है और हंसते हुए कहती, आर्यन चोपड़ा, आज की गलती लिए तू जिंदगी भर खुद को कोसेगा और अपनी मौत की भीख मांगेगा, पर मौत भी नहीं आएगी। इटा बोल वो हंसने लगती है। उसे इस तरह हंसते देख एक पल को सब अड़ा जाते हैं। आर्यन अपने मन में कहता है, क्या इसके ऊपर ड्रग असर नहीं कर रहा? मलिका का ये रूप देख उसके पसीने छूटने लगते हैं, पर फिर वो अपने आदमियों को देख कहता है, पकड़ लो इसे और बांध दो इसे। आज मैं अपनी मिस्ट्रेस बनकर रहूंगा, ऐसी हालत करूंगा कि ये खुद को ऐने में देख नहीं पाएगी। उसका ऑर्डर सुनते ही उसके आदमी मालिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो मलिका को छू पाते उससे पहले ही मालिका उन दोनों के गर्दन काट चुकी थी और दोनों वही फर्श पर बेजान से होकर गिर जाते हैं। मालिका के हाथ में इस वक्त एक छोटी सी नाइफ थी जिससे खून की बूंदें टपक रही थी। मलिका इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। आर्यन का शरीर डर से कांपने लगता है। मालिका अब आर्यन की ओर बढ़ रही थी
पर तभी मलिका को एहसास होता है कि उसके कदम लखा रहे हैं। उसे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। मालिका खुद को होश में लाते हुए आर्यन की ओर बढ़ती है, पर तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथों की पकड़ का एहसास होता है। आर्यन उसके कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती मालिका। और मालिका के हाथ से नाइफ लेने की कोशिश करता है, पर तभी वो चीख उठता है, क्योंकि मलिका ने चाकू उसके हाथ पर चला दी थी और अब उसके कलाई से खून की धारा बह रही थी। मालिका नाइफ उसके नेक पर रखते हुए कहती है, अब तुम्हारी सांसें पूरी हो गई है, तुम्हें मरना होगा। तभी कमरे का गेट खुलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और आरव अंदर आता है तो देखता है मलिका अपने हाथ में नाइफ लिए खड़ी थी और आर्यन वही जमीन पर अपना हाथ पकड़ बैठा था। वो आरव को देख अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, पर तभी मालिका अपना पैर उसके हाथ पर रख देती है, जिससे वहां उसकी चीखें गूंजने लगती है। अब मालिका आरव की ओर देखकर स्माइल करती है और कहती है, आरव, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। बास्टर्ड, बहुत परेशान किया है मुझे। इटा बोल वो गुस्से से आर्यन की ओर मुड़ती है और एक झटके में उसके गर्दन पर नाइफ चला देती है, जिससे आर्यनन वही ढेर हो जाता है। और फिर मालिका आरव की ओर मुड़ती है और उसके शर्ट में ब्लड को पोंछते हुए कहती है, चेरी। आरव भी मालिका को उसके कमर से पकड़ खुद से चिपका लेता है और कहता है, बॉस आप ठीक है। मालिका नाइफ आरव के सीने पर चलाते हुए कहती है, आई नीड यू चेरी। वो आरव के पास जाते ही पिघल चुकी थी। आरव ये सुनन एक डेविल स्माइल करता है और मलिका को अपने गोद में उठा वहां से बाहर चला जाता है। बाहर होटल के मैनेजर और रोहन खड़े थे। आरव रोहन को कुछ इशारा करता है और वहां से मलिका को ले चला जाता है। वो मालिका को दूसरे कमरे में लेकर आता है और उसे सीधा बाथरूम में ले जाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। मालिका अपनी नशीली आंखों से आरव को देखती है। आरव मलिका को उसके कमर से पकड़ खुद के बेहद करीब करते हुए कहता है, बॉस, मैंने दूर जाने की बहुत कोशिश की, पर आपने फिर मेरे नजरों के सामने आकर मेरी कोशिशों को नाकाम कर दिया और मेरे अंदर चाहत की एक ऐसी आग लगाई है जो मेरे साथ आपको भी जला कर रख देगी। इटा बोल वो मालिका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पसेनेटली किस करने लगता है। मालिका भी उसका साथ देते हुए उसे किस बैक करने लगती है। दोनों एक दूसरे के होठों को ऐसे सक कर रहे थे जैसे कितने जन्मों से प्यासे हो। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आरव के हाथ मलिका के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए उसके कपड़े उससे अलग कर रहे थे, तो वही मलिका का हाथ आरव के बालों और गर्दन पर कसते जा रहे थे। करीब 20 मिनट के इंटेंस किस के बाद आरव मालिका के होठों को छोड़ता है और अपने लिप्स उसके नेक पर रख देता है। मलिका उसके होठों की छुअन अपने नेक पर महसूस करते ही मदहोश सी हो जाती है और मलिका के मुंह से एक मदहोशी भरी आह निकल जाती है, जो आरव के को और वाइल्ड बनने पर मजबूर कर देती थी। आरव अब मलिका के नेक पर शक के साथ साथ बाइट भी करने लगता है। मलिका के नाखून आरव के बैक पर धंसती जा रही थी। आरव झटके से मलिका को खुद से दूर करता है और उसके बचे हुए कपड़े भी उससे अलग कर उसे बाथटब में बैठा देता है और मलिका को घूरते हुए अपने सारे कपड़े भी उतार वही फर्श पर फेंक खुद भी बाथटब में चला जाता है। मलिका की आंखें आरव को ऐसे देख चमकने लगती हैं और वो आरव को अपने नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रख रफली किस करने लगती है, जैसे कि वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार रही हो। वो आरव के होठों को किस कम बाइट ज्यादा कर रही थी। आरव के होठों से अब ब्लड आने लगते हैं। आरव मालिका को उसके बालों से पकड़ अपने होठों से दूर कर कहता है, बॉस खाने का इरादा है क्या? मालिका उसके आंखों में इंटेंस भरी नजरों से देख कर कहती है, आई विल किल यू चेरी। इटा बोल वो आरव के नेक पर अपने होठ रख देती है और उसे सक और बाइट करने लगती है। साथ में उसका हाथ आरव के बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए उसके कमर से नीचे की ओर बढ़ जाती है। अब आरव की पकड़ मलिका के बालों पर कस जाती है और उसके मुंह से एक मदहोशी भरी आवाज निकलती है, आह बॉस, आप बिल्कुल नहीं बदली। ये सुन मालिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो और ज्यादा वाइल्ड होते हुए अपने होठ आरव के सीने पर रखते हुए वाइल्डली उसे सक और बाइट करने लगती है। अब आरव की मदहोशी भरी आवाज पूरे बाथरूम में गूंजने लगती है, आह बॉस प्लस बी जेंटल। उसकी पकड़ मलिका के बालों में कसती जा रही थी, पर मालिका कहाँ आज उसकी सुनने वाली थी।
वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आज आरव पर निकाल रही थी। एक तो वो आरव को पिछले 4 सालों से खोज रही थी, और आज जब आरव मिला तो उसके हाथों में किसी और लड़की के हाथ थे। ये सब सोच मलिका का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ रहा था। करीब 1 घंटे बाद आरव मालिका को अपने गोद में उठाए बाथरूम से बाहर आता है और मालिका को गुस्से से बेड पर पटक देता है। मालिका उसकी इस हरकत पर उसे गुस्से से घूरने लगती है। उसे ऐसे घूरते देख आरव मालिका के ऊपर झुकते हुए कहता है, बॉस आप मेरे साथ गलत करती है, हमेशा मुझे कुछ नहीं करने देती। आज तो आपने हद ही कर दी। अब तक तो सबको मारती थी और अब आप क्या इंसानों को खाने भी लगी। देखिए कैसे नोचा है मुझे। मालिका उसे अपने ऊपर खींचते हुए कहती है, चेरी कम आई किल यू। बहुत परेशान किया है ना। मालिका इस वक्त अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। उसके ऊपर अभी भी ड्रग्स का असर था। मालिका आरव को गले लगकर कहती है, चेरी आई मिस यू। आई मिस माई बेबी। चेरी मैंने उसे खो दिया। मैं अच्छी नहीं हूँ। तभी आरव को अपने कंधे पर कुछ गर्म गर्म सा महसूस हुआ। उसने मालिका को खुद से दूर करके देखा तो पाया मालिका सुबह सुबह रो रही है। आरव के दिल में ये देख एक टीस सी होती है, और वो उसे अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, बॉस सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, आप सो जाओ। मालिका कहती है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है चेरी। आई वॉन्ट यू। इटा बोल वो फिर से आरव के होठों की ओर बढ़ने लगती है। पर आरव ने इस बार ठान लिया था कि वो मालिका को खुद पर हावी नहीं होने देगा। इसलिए वो मालिका को झट से अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, बॉस नाउ इट्स माय टर्न। इटा बोल वो मालिका पर हावी हो जाता है और उसे रफली किस और बाइट करने लगता है। मालिका अब सिवाय मौन करने के कुछ नहीं कर पा रही थी। करीब 20 मिनट के पैसेनेट किस के बाद आरव मालिका के होठों को छोड़ उसके नेक पर आ जाता है और उसे सक और बाइट करने लगता है। आरव की आंखें अब चमकने लगी थी। अब वो मालिका को बहुत ही रफली किस और बाइट करना स्टार्ट कर चुका था। मालिका मौन करते हुए आरव को रोकने की कोशिश करती है, पर आरव उसके दोनों हाथों को पकड़ मालिका के सर के पीछे कर देता है और उसे अपने एक हाथ से कसकर पकड़ लेता है। मालिका अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उससे अपने हाथ नहीं छोड़ा पा रही थी। आरव अब मालिका को किस और बाइट करते हुए उसके बेबीज तक आ चुका था। मालिका जैसे ही आरव के लिप्स वहां महसूस करती है, वो एकदम से चिहुक जाती है और आरव से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, चेरी प्लस मेरे हाथ छोड़ो। आई वॉन्ट टू फील यू। आरव एक नजर मालिका को देखता है और फिर धीरे से उसके हाथ छोड़ देता है और कंटिन्यू करने लगता है। वही मालिका मौन करते हुए अपने हाथ आरव के बालों में कस देती है। मालिका का मौन करना आरव को और भी ज्यादा वाइल्ड बना रहा था, पर वही मालिका को अब दर्द होने लगा था। उसके मुंह से अब दर्द भरी आंखें निकलने लगी थी, पर अब वो आरव को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि उसे ये दर्द भी अच्छा लग रहा था। आरव के फिंगर इस वक्त मालिका के सॉफ्टनेस पर मॉव कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद आरव मालिका के ऊपर से उठता है और उसे इंटेंस भरी नजरों से देखते हुए मालिका के एयरलोब्स को सक करने लगता है और हस्की वॉइस में पूछता है, बॉस यू वॉन्ट टू फील मी। मालिका मधोसी भरी आवाज में कहती है, चेरी प्लस डू इट। उसके इटा बोलते ही आरव एक झटके में मालिका के अंदर इंटर कर जाता है, जिसके साथ मालिका की दर्द भरी आवाज उस कमरे में गूंज जाती है। आरव मालिका के नेक को सक करते हुए अपनी मूवमेंट तेज कर देता है। कुछ ही देर में मालिका का दर्द कम हो जाता है और उसके मुंह से मधोसी भरी आवाजें निकलने लगती है। That's enough winking face। इधर सिंह विला में छाया आरव के कमरे में जाती है और कहती है, ये सौर्य इतनी रात को कहा गया है। पहले तो वो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहा। इतना बोल वो आहान के पास जाती है। आहान सो रहा था। छाया उसके सर पर हाथ फेरती है और उसके माथे पर किसकर वहां से चली जाती है। सुबह का वक्त। सुबह के करीब 8 बजे आरव की आंखें खुलती है। वो अंगड़ाइयां लेते हुए उठता है और अपनी आंखें रब करते हुए कहता है, बेबी गिव मी अ हग। इटा बोल वो अपना हाथ अपने आसपास घुमाता है। उसे वहां कोई नहीं मिलता। वो झट से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके ठीक सामने मालिका अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी होकर उसे घूर रही है। मालिका इस वक्त अपने बिजनेस सूट में थी। आरव ये देख अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और कहता है, नो नो, मैं ये कैसे भूल गया कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ।
ओ ये दोनों माँ बेटे, अगर बॉस ने सुन लिया होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तभी उसे अपने गले पर कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। वो झट से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है मालिका उसके गले पर नाइफ रखी हुई उसे अपनी नीली आंखों से खा जाने वाली नजरों से घूर रही है। आरव हकलाते हुए कहता है, बॉस, आप ये क्या कर रही है? मालिका नाइफ पर हल्का दबाव देते हुए कहती है, अभी भी तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कर रहे हो चेरी? आरव कहता है, बॉस, मैंने ऐसा क्या किया है? बॉस, जो किया है आपने किया है। इतना बोल वो अपनी शकल किसी लाचार और दुखी बच्चे जैसा बना लेता है। मालिका तो कुछ पल के लिए उसकी नौटंकी आंखें फाड़कर देखती ही रह जाती है। और आरव इसी का फायदा उठाकर मालिका को अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे मालिका का चाकू वही फर्श पर गिर जाता है। आरव मालिका को उसके कमर से पकड़ उसे अपने नीचे कर लेता है और कहता है, बॉस, कल रात मैंने आपकी हेल्प की और आपने देखो क्या हाल किया मेरा। मुझ मासूम को आपने पहले तो बेआबरू किया, फिर किसी जंगली बिल्ली की तरह नोच नोच कर खाया। देखो देखो। इतना बोल वो मालिका को अपने नेक और सीने पर दी हुई बाइट्स को मालिका को दिखाता है। मालिका बस आरव के आंखों में देख रही थी, देख नहीं घूर रही थी। जब आरव बोलना बंद करता है तो मालिका उससे कहती है, कल रात तुम किसके साथ थे? आरव मालिका के होठों को टच करते हुए कहता है, आपके साथ ही तो था। और किसके साथ था? मजाक अच्छा करती है आप। अब मालिका का गुस्सा उसके चरम सीमा पर आ चुका था। वो आरव को अपनी पूरी ताकत के साथ पुश करती है, जिससे आरव मालिका के बगल में जाकर गिर जाता है और मालिका झट से उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसका गला पकड़कर कहती है, चेरी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ? आरव खांसते हुए कहता, बॉस बॉस नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मलिका कहती है, सच, सिर्फ और सिर्फ सच जानना है मुझे चेरी। अब अगर एक शब्द भी इधर उधर करने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरव कहता है, हाँ हाँ बॉस। मालिका कहती है, तो बताओ, कल रात तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? आरव एक पल को अपने मन में सोचता है, पता नहीं बॉस, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। मैंने तो बस ऐसे ही आपको जलाने के लिए उसे सम्मोहित किया था। और फिर वो बोलता है, वो बॉस, मुझे ना एक जॉब चाहिए थी, तो उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे जॉब देगी, पर उसके बदले में मुझे उसके साथ सोना होगा। मालिका कहती है, क्या? और तुम मान गए? इतना बोल वो आरव को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। आरव गुस्से में कहता है, बॉस, आप मुझे ऐसे मार नहीं सकती, आपका कोई हक नहीं है। एक तो कल मैंने आपकी हेल्प की और उसके बदले में आप मुझे मार रही हो। इतना बोल वो मलिका को खुद के ऊपर से साइड करता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बेड पर ही बैठ जाता है। मालिका अभी भी उसे घूर रही थी। वो अपने जैकेट से सिगरेट निकाल कर अपने होठों से लगा लेती है और उसे लाइटर से जलाते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है और आरव की ओर घूरते हुए कहती है, तुम कहाँ थे पिछले 4 सालों से? आरव मालिका को देखते हुए कहता है, मैं ये आपको बताना नहीं चाहता, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिससे मुझे आपके सारे सवालों के जवाब देने होंगे। बॉस, आप शायद भूल रही है कि आपने ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था और मुझे खुद से दूर किया था। मालिका अपनी दांतों को पीसते हुए कहती है, तो तुम कल रात मेरे साथ क्यों थे? आरव कहता है, नहीं मैं नहीं बॉस, आप थी मेरे साथ। मैं तो बस आपकी हेल्प करने गया था। वो तो आपने ही मुझे सिड्यूस किया, मेरे साथ गलत किया। देखो कैसे नोचा है आपने। आखिरकार मैं हूं तो एक मर्द ही ना। मैं भी बहक गया था। मालिका अब इस पर कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे ड्रग्स के कारण कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। वो सोफे से उठकर आरव की ओर जाती है और उसे एक थैला देते हुए कहती है, इसमें कपड़े हैं, पहन लो। और तुम्हें जॉब चाहिए ना? आरव अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है, नहीं मुझे जॉब मिल गई है। मालिका उसे घूरते हुए कहती है, पर अभी अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें जॉब चाहिए। आरव बोलता है, हाँ, पर उसने मुझे कल रात एक कार्ड दिया है और मुझे वहां बुलाया है। मालिका गुस्से से आरव के जबड़े को पकड़ लेती है और कहती है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इतना बोल वो अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाल आरव को देते हुए कहती है, चुपचाप यहाँ आ जाना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। आरव मालिका के आंखों में देखते हुए कहता है, पर बॉस, वो उस मैडम ने भी तो ऐसा ही कार्ड दिया था। मालिका अब फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है,
अच्छा दिखाओ मुझे वो कार्ड। आरव कुछ सोचते हुए कहता है। बॉस शायद वो कहीं गुम गया। ये सुन मालिका स्माइल करती है और कहती है, वेरी गुड, अब तुम यहाँ आ जाना। ठीक है ना? आरव कहता है, हाँ ठीक है बॉस, मैं आ जाऊंगा। मलिका उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है, गुड बॉय। इटा बोल वो उस कमरे से निकल जाती है। उसके जाते ही आरव बेड पर ही उछलने लगता है और खुश होते हुए कहता है, कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ मैं। आज मैंने साबित कर दिया कि उस छोटे शैतान का बाप मैं ही हूँ। बॉस अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा और देखना कैसे आपके लाइफ से आपके सो कॉलर पति को निकालता हूँ। और फिर दादाजी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता हूँ आप मुझे चाहती है, तभी तो इतने सालों बाद भी आप मुझे भूल नहीं पाए। और आपको जलन भी हो रही थी। बॉस आई एम कमिंग। इटा बोल वो बाथरूम में घुस जाता है। इधर कमरे के बाहर जब मालिका जाती है तो उसे राजीव खड़ा दिखता है। मालिका कहती है, क्या तुमने उस आर्यन चोपड़ा को ठिकाना लगाया? राजीव कहता है, बॉस उसे कल रात को ही किसी ने ठिकाना लगा दिया है। मलिका कहती है, ठीक है, किसी को बोलो कि वो आरव पर नजर रखे। ये कहाँ रहता अभी? किस किस से मिल रहा? सब कुछ। राजीव कहता है, जी बॉस पर ये 4 साल तक था कहा। मालिका कहती है, पता नहीं, हो सकता है हमारे दिए पैसों से कहीं और शिफ्ट हो गया हो और अब जब पैसे खत्म हो गए हो तो अपने बिल से बाहर आ गया हो। राजीव कहता है, हाँ हो सकता है बॉस, पर आप उसे जाने क्यों नहीं देते? मालिका एक नजर राजीव को घूर कर देखती है और कहती, कुछ ज्यादा जबान चलने नहीं लगी है तुम्हारी। ये सुन राजीव का गला सूखने लगता है और वो हकलाते हुए बोलता है, सॉरी बॉस। इधर सिंह विला में अहान अंगड़ाइयां लेते हुए उठता है और पर अपनी आंखें नहीं खोलता। वो वैसे ही आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथ पैर इधर उधर मरता है। जब उसे अपने आसपास कोई महसूस नहीं होता तो वो झट से अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में कहता है, मिस्टर सॉर्य, आज आप मुझसे पहले उठ गए। पर उसे उस कमरे में कोई नहीं दिखता। तब उसे याद आता है कि कल रात मिस्टर सॉर्य तो उसकी मम्मा से मिलने गए थे। अहान बेड से उतरते हुए कहता है, मतलब मिस्टर सॉर्य अभी तक वापस नहीं आए? कहीं वो मुझे मेरी मम्मा से दूर करके खुद तो उनके साथ रहने का प्लान तो नहीं बना रहे? अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ मिस्टर सॉर्य। वो ये सब खुद में ही बड़बड़ रहा था कि तभी उसे अपनी खिड़की पर किसी की परछाई नजर आई। वो ये देख स्माइल करता है और विंडो के पास जाकर देखता है जहां से आरव ऊपर कमरे में इंटर करने वाला होता है। आहान खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं खिड़की बंद कर दूं? मिस्टर सॉर्य, सॉर्य उर्फ आरव कहता है, और शैतान हट जा, चोट लग जाएगी। आहान कहता है, नहीं हटूंगा। आप पूरी रात क्या मेरी मम्मा के साथ थे? आरव कहता है, हाँ मेरे बाप, अब हटना। आहान थोड़ा साइड होता है और कहता है, नहीं मेरी बुरी किस्मत मसीह आपका बेटा हूँ। तो आरव झट से अंदर कमरे में जंप कर जाता है और बेड पर बैठते हुए आहान को अपने पास बुलाता है। आहान आरव को घूरते हुए उसके पास जाता है तो आरव उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, अच्छा जी बुरी किस्मत हा। इटा बोल वो उसे गुड़गुदी करने लगता है। दोनों एक दूसरे को गुड़गुदी करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी आहान सौर्य को रोकते हुए कहता है, बस बस मिस्टर सौर्य अब नहीं, प्लीज रुक जाओ। स्टॉप। सौर्य रुक जाता है और आहान को अपने पास खींचते हुए कहता है, क्या यहाँ मेरे जाने के बाद कोई आया था? आहान कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो सो गया था हमेशा की तरह। मिस छाया आई होंगी। आरव कहता है, ठीक है। पर आहान आरव को लगातार घूरे जा रहा था। आरव उसे खुद को ऐसे घुने पर कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों माँ बेटे की, जो हर वक्त मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते रहते हो? आहान कहता है, मेरी मम्मा के बारे में तो कुछ बोलो, वो बहुत अच्छी है। पहले आप ये बताओ कि क्या आपका उनसे पैचअप हो गया? आरव कहता है, नहीं इटा जल्दी तुम्हारी माँ नहीं पिघलने वाली। आहान कहता है, तो फिर आप पूरी रात मम्मा के साथ क्या कर रहे थे? आरव ये सुन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोले। तभी आहान कहता है, मिस्टर सौर्य आप जो भी सोचोगे मैं जान जाऊंगा, इसलिए सच सच बताओ। आरव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, कुछ नहीं बस सो रहा था, अब चलो जल्दी से नहा लेते हैं। इटा बोल वो आहान को अपने गोद में लिए बाथरूम में चला जाता है।
पर आहान के सवाल खत्म ही नहीं होते। आहान कहता है, मुझे भी सोना है, मम्मा के साथ। मिस्टर सौर्य, जल्दी कुछ करो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा और फिर आप अकेले हो जाओगे। आरव कहता है, नहीं मैं कर रहा हूं ना ट्राई। देखो तुम्हारी मम्मा बहुत खतरनाक है। आहान कहता है, अच्छा क्या उनके पास भी शक्तियां हैं? सौर्य कहता है नहीं, पर उनके पास जाने के बाद ये सारी शक्तियां यूजलेस हो जाती है। आहान बड़े गौर से आरव की बातों को सुन रहा था। वो अब जितनी जल्दी हो सके अपनी मम्मा से मिलना चाहता था। वो हंसते हुए कहता है, मतलब मिस्टर सौर्य डरपोक है, मम्मा से भी डरते हैं। आरव कहता है, हाँ अब खुश। करीब 1 घंटे बाद वे दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। नीचे आते ही छाया आरव को घूर कर देखती है और कहती है, सौर्य कल रात तुम कहाँ गए थे? छाया के ये सवाल सुन आहान और सौर्य दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आहान तो मजे से जाकर डाइनिंग टेबल पर दादाजी के साथ बैठ जाता है। बेचारा फर्स्ट सौर्य उर्फ आरव जाता है। आरव भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, वो छाया, मुझे कल रात थोड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए बाहर चला गया था कुछ देर के लिए। इतना बोल वो भी वहां से आगे बढ़ जाता है और आहान के पास जाकर बैठ जाता है। करीब 1 घंटे बाद सिंह कंपनी में आरव अपने केबिन में किंग साइज चेयर पर बैठा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और रोहन अंदर आता है और आरव के सामने खड़ा होकर कहता है, बॉस आपने जैसा कहा था सब बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। आरव कहता है, और मेरे लिए कपड़े लाए? रोहन कहता है, जी बॉस। पर क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? एक बार फिर से सोच लीजिए, आप वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी के सीईओ हैं। आप किसी और की कंपनी में जॉब कैसे कर सकते हैं? आरव गुस्सा करते हुए कहता है, एक बार तुम भी सोच लो कि तुम नंबर 1 कंपनी के बॉस का सेक्रेटरी आगे भी रहना है या नहीं। रोहन कहता है, सॉरी बॉस, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। आरव कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बॉस का घर बसे? बोलो। रोहन कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ बॉस, पर वो शादीशुदा है। आरव कहता है, तो क्या हुआ, शादी तुवा देंगे ना, और नहीं टूटी तो मार देंगे उसे। बात खत्म। रोहन कहता है, पर सर अगर दादाजी को पता चली तो? आरव रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मेरे पास इतना अच्छा सेक्रेटरी है, कैसे पता चलेगा उन्हें? ये सुन रोहन अपना मुंह फाड़े आरव को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, हाँ ये सही है, ऐश करे बॉस, और बलि का बकरा बने सेक्रेटरी। आरव उसके सर पर मारते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, सेक्रेटरी होते ही इसलिए है। रोहन अपनी जीभ बाहर निकालकर कहता है, सर मैं तो भूल ही गया था कि आप तो मन की बात भी सुन लेते हो। आरव कहता है, हाँ बिल्कुल, तो अब मुझे धोखा देने के बारे में तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं आना चाहिए। रोहन बोलता है, जी जी सर ठीक है, मैं समझ गया। आरव कहता है, ठीक है अब दो मेरे कपड़े। रोहन कपड़े का थैला आरव को दे देता है। आरव उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो साधारण से कपड़े पहनकर बाहर आता है। वो बिल्कुल पहले वाला आरव लग रहा था। रोहन कहता है, बॉस आप ऐसे जाओगे? आरव कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है ना, कोई पूछे तो क्या जवाब देना है? रोहन कहता है, जी बॉस, मैं सबको संभाल लूंगा, पर दादाजी और छाया मैडम? आरव कहता है, बोल देना मीटिंग के लिए बाहर गया हूँ, न माने तो मुझे कॉल कर लेना। इटा बोल आरव केबिन से बाहर निकल जाता है और अपने प्राइवेट लिफ्ट से होकर नीचे चला जाता है। वो एक ऑटो लेता है और मलिका के कंपनी की ओर बढ़ जाता है। तेज बारिश होने लगती है और उसका ऑटो राजवंश कंपनी के कुछ दूर पहले ही बंद पड़ जाती है। आरव इरिटेट होकर कहता है, क्या भाई, अब मैं कैसे जाऊं? ऑटो वाला कहता है, अब मैं क्या करूं सर, किस्मत ही खराब है। वैसे आपको जहां जाना है वो यही पे है, आप चले जाइए। आरव कहता है, हाँ जाना तो पड़ेगा ही। इटा बोल वो आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी शक्तियों का यूज कर झट से कंपनी के अंदर चला जाओ, पर फिर वो सोचता है, नहीं मैं इस वक्त आरव हूँ, सौर्य नहीं, और ऐसे पब्लिक प्लेस में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इटा बोल वो अपने तेज कदमों से चलने लगता है। इधर मालिका के फार्म हाउस में सीबी और सिया दोनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी सीबी सिया को अपने फोने में कुछ दिखाते हुए कहती है, दी देखो ना, इस मॉल में कितना अच्छा ऑफर चल रहा है ना,
चलो ना, बहुत दिन हो गए हमने शॉपिंग नहीं की। सिया कहती है, आज नहीं सीबी। सीबी कहाँ मानने वाली थी, वो जिद करने लगती है। नहीं दी प्लस प्लस चलो ना, जिस पर सिया ना चाहते हुए भी जाने के लिए हाँ बोल देती है। राजवंश कॉरपोरेशन पहुंचने के बाद आरव वहां काउंटर पर बैठी लड़की से कहता है, हेलो मैम, मुझे आपके बॉस से मिलना है। आरव इस वक्त पूरी तरह से भीग चुका था। उसका वाइट पतला सा शर्ट उसके बॉडी से चिपक गया था। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कोई लड़की उसे ऐसे देख ले तो देखती ही रह जाए। उसे ऐसे देख एक पल तो रिसेप्शनिस्ट उसे देखते ही रह जाती है। पर फिर वो अपने होश में आते हुए कहती है, सर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? आरव कहता है, नहीं, पर आप एक बार उन्हें बोलिए कि आरव आया हुआ है, वो समझ जाएंगी। तभी वहां एक लड़का आता है और आरव को ऐसे देख गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ओए क्या हो रहा है यहाँ? सोनिया, कौन है ये? सोनिया कहती है, सर वो ये लड़का बॉस से मिलना चाहता है। वो आदमी कहता है, अच्छा, और ये ऐसे मिलेगा बॉस से? अपॉइंटमेंट है इसके पास? सोनिया कहती है, जी नहीं सर। तो वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तो बाहर निकलो, इसे अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हें पता नहीं बॉस ऐसे किसी से नहीं मिलती, खासकर लड़कों से। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। वहां और भी कुछ एम्प्लॉय आ जाते हैं और आरव पर हंसने लगते हैं। आरव को ये सब देख गुस्सा आ रहा था। वो किसी को सम्मोहित भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी हरी आंखों को छुपाने के लिए लेंस लगा रखा था, जिससे वो बिल्कुल पहले वाले आरव के जैसे ही लगे। आरव वो लोगों को समझाते हुए कहता है, देखिए मेरे पास उनका कार्ड भी है, आप एक बार उन्हें इन्फॉर्म तो करिए। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। जिसकी औकात एक छाता लेने की न हो, उसकी औकात मालिका राजवंश से मिलने की होगी। बाहर निकलो, इससे फर्श गंदा हो रहा है। आरव के जूतों में मिट्टी लगी हुई थी और कुछ कीचड़ उसके जीन्स पर भी पड़ी हुई थी। तभी वहां किसी की आवाज आती है। आरव सब उस आवाज की ओर देखते हैं। एक लड़की उनके बीच से होते हुए आरव के पास आती है। आरव उसे देख हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, समा। जी हाँ, ये समा ही है। समा याद तो होगी ना आपको, आरव की फेक गर्लफ्रेंड। समा आरव के पास आते हुए कहती है, आरव कहाँ थे तुम? उस दिन के बाद से तुम ऐसे गायब हुए कि आज दिखाई दे रहे हो। तभी वहां का फ्लो मैनेजर आता है और कहता है, समा क्या तुम इसे जानती हो? समा कहती है, जी सर, मैं जानती हूँ इसे, ये मेरा अच्छा दोस्त है। ये सुनन वो फ्लो मैनेजर हंसने लगता है और कहता है, दोस्त? हाँ, क्या तुमने इस कंपनी को धर्मशाला समझ रखा है? खुद तो आई और साथ में अपने मोहल्ले को भी ला रही हो। समा कहती है, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समा यहाँ क्या कर रही है। तभी वहां एक कड़क आवाज गूंजती है, क्या हो रहा है यहाँ? आरव अपने मन में कहता है, ये बॉस भी ना कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है। सभी उस आवाज की दिशा में देखते हैं। राजीव वहां खड़े सभी को घूर कर देखता है तो सभी लोग अपनी नजरें झुकाकर वहां से साइड हो जाते हैं। राजीव आरव की ओर देखता है और फिर कहता है, क्या बात है? आरव कहता है, सर वो मुझे आपके बॉस ने बुलाया था, पर ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। राजीव रिसेप्शनिस्ट की ओर देखता है और गुस्से में बोलता है, यह तमाशा हो रहा था, तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सोनिया कहती है, वो सर ये इनके कपड़े भीगे हुए थे और इनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं था। राजीव कहता है, तो तुम सब मिलकर किसी का मजाक बनोगे? लास्ट वार्निंग है ये तुम सब के लिए, कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते। वहां खड़े सभी लोग सॉरी बोलते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। सोनिया भी सॉरी कहती है। राजीव आरव की ओर देखकर कहता है, तुम चलो मेरे साथ।